आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बहनों को खुश आमदीद। मेरा नाम सादिया फर्रुख है। मेरा ताल्लुक इकना सिस्टर्स एडमिंटन के सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका फराहम किया है कि हम एक मर्तबा फिर आपके सामने एक मुफीद सेशन पेश कर सकें। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याअ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि व अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं, मगर तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतरा, फाखफची, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनामात होगी। उसकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्ता हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर नासरा बहन इस बेहतरीन याद दहानी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इकना सिस्टर्स सेंट्रल सोशल सर्विसेज की तरफ से आज का प्रोग्राम उन अफराद के बारे में है जो मौलाना हाली के इस शेर का मिसदाक हैं। यही इबादत है, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। आज का ये सेशन खास तौर पर हमारी उन बहनों के लिए है जिनके घरों में कोई फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड फर्द या अफराद हैं जिनकी देखभाल की मुकम्मल जिम्मेदारी उन पर है। घर के रोजमर्रा के कामों के साथ साथ ये केयर गिवर बहनें उन अफराद की भी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती हैं। लेकिन बहनों, ये केयर गिवर बहनें कभी अगर थक जाएं तो क्या करें? अपना ख्याल कैसे रखें? अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल किस तरह रख सकती हैं? इसी मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमने आज मदऊ किया है बहन किरण मकसूद को, जो ओंटारियो में रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट की हैसियत से 25 साल से काम कर रही हैं। ये KM
साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सर्विसेज की सीईओ भी हैं, जहां वो बहुत मोहब्बत, मेहनत और तजर्बा कराना सलाहियतों से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं किरण बहन को दावत देती हूँ कि वो आएं और अपने इल्म से हमें मुस्तफीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं बात कर सकूं सबसे कि कैसे जो बहनें घर पे केयर कर रही हैं वो अपना भी ख्याल कर सकती हैं और जिनकी केयर कर रही हैं उनका भी ख्याल कर सकती हैं। तो ये चीज जो है ये बहुत इस टाइम पे अहम है और इसी के लिए हम सब जुड़े हैं और माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि काफी ऑडियंस है, तो जिसका मतलब है कि लोग बिल्कुल जानना भी चाह रहे हैं कि हम किस तरह से जो है वो अपने घर में केयर भी दें जिनके लिए हम केयर गिविंग का काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ केयर दें बल्कि अपनी भी देखें कि किस तरह से हमने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है ताकि हमारी जो केयर है वो बेटर हो सके। तो अब हम इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए सब, और फिर हम एंड पे जो है मैं सवाल जवाब का मरहला जो है उसको ओपन करेंगे हम, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस भी जो है वो हमसे शेयर कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं इकना सिस्टर्स कनाडा की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम जान नहीं पाते कि कहाँ जाएं, किस डॉक्टर से बात करें, कौन हमें इन छोटी छोटी चीजों के लिए मदद देगा, कहाँ से टिप्स सीखें, कहाँ से स्ट्रेटजीज लें। तो ये जो है, और हमारी जो सर्विसेज हैं साइकोथेरेपी की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की, वो कई दफा बहुत एक आम बंदे की पहुंच से भी दूर हो जाती हैं। तो इस तरह की मुश्किलात का जब सामना होता है तो ये बिल्कुल कम्युनिटी सर्विसेज हैं जो आप लोग हमें मौका देते हैं, हम आते हैं, हम बात करते हैं, तो अच्छा भी लगता है बहुत। और ये है कि इस तरह के मौके आई होप के फ्यूचर में भी आते रहेंगे, और जो बहनें सीखना चाह रही हैं वो जुड़ती रहेंगी और वो आएंगी और अपने सवालात भी पूछेंगी और सीखेंगी भी, क्योंकि बिल्कुल हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं अपने बारे में भी यही कहती हूँ, मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ और मैं सीख रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो केयर गिविंग है क्या चीज? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, क्योंकि कितनी दफा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं जो केयर कर रहे होते हैं घर में, चाहे वो किसी बुजुर्ग का कर रहे हैं, बच्चों का कर रहे हैं, हेल्थ कंडीशन के साथ फैमिली मेंबर है, तो हम उसको रियलाइज भी नहीं करते कि हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या केयर कर रहे हैं, और रियलाइज करने के बजाय एक स्ट्रेस में चलते चले जाते हैं कि अरे मैं सही नहीं कर रही, मुझे कैसे अच्छा करना है, मुझे कैसे बेहतर बनाना है, कैसे ज्यादा ख्याल कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें जो हैं, इससे कई दफा प्रॉब्लम्स जो हैं वो और तरफ चली जाती हैं और बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये पहले तो रिकग्नाइज करना कि हाँ भाई मैं हूँ केयर गिवर, और मैं जो है वो अपने बच्चों का या एजिंग पेरेंट का या इवन स्पाउस का, कोई भी फैमिली मेंबर है उसका मुझे ख्याल करना होता है, और मैं ऐसे कर रही हूँ। तो ये क्योंकि बहुत रिवॉर्डिंग चीज भी है, एट द सेम टाइम हम इसको नेगेटिव पे नहीं ले सकते। ये बहुत एक रिवॉर्डिंग है, आपको अच्छा भी लगता है कि आप जिसकी भी केयर कर रही हैं उसके लिए, और इसके दर्जात भी बहुत हैं इस्लाम और दीन के लेंस से भी हम देखें तो ये बहुत बड़ी एक मुशक्कत है। तो इसलिए ये मैं पहला तो यही है कि इसमें आप रियलाइज करें अपने आप को कि हाँ जी मैं मेहनत कर रही हूँ, और ये एक इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एक स्ट्रेन भी आता है, एक स्ट्रेस भी होता है कि मैं कैसे बेहतर बनाऊं अपने आप को। तो आप वही आज सीखेंगे कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बनाएं, वो टिप्स, स्ट्रेटजीज छोटी छोटी कि जो आपको डेली बेस पे मदद कर दें कि आप किस तरह से अपने जिसको आप ख्याल कर रही हैं उसका आप बेहतर तरीके से ख्याल कर सकें। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब जो हैं जरा सा हमें चैट बॉक्स में बताइए लिख के कि कौन कौन सोचता है कि हाँ वो केयर गिवर हैं जो यहाँ पे बहनें अटेंड कर रही हैं आज। बस सिर्फ यस लिख दीजिए अगर आप सोचती हैं कि हाँ मैं केयर गिवर हूँ, मैं किसी का ख्याल कर रही हूँ घर में जिसके पास कोई भी कंडीशन है या स्पेशल नीड्स हैं या मुश्किल है उनका ख्याल करना। तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा, हमारी टीम को भी आइडिया होगा कि किस तरह से हमारे पास कौन है ऑडियंस में आज लोग।
तो चलिए आगे चलते हैं। तो फैमिली केयर गिवर्स बहनों के लिए, क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन की है, तो इसमें मैं 3 कैटेगरीज में ज्यादा बात करूंगी। एक तो आपके जो लोग केयर गिविंग कर रहे हैं एजिंग पेरेंट्स की, या वो केयर गिविंग कर रहे हैं उनके पास स्पेशल नीड का कोई बच्चा है घर पे, डिसेबिलिटी के साथ कोई बच्चा है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की कंडीशंस होती हैं बहुत, और या फिर ये है कि वो केयर गिविंग दे रहे हैं अपनी किसी फैमिली मेंबर को फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मेंटल इलनेसेस कभी प्रोलॉन्ग भी होती हैं, बहुत क्रॉनिक भी होती हैं, काफी टाइम से चल रही होती हैं, और कुछ एकदम से एक्यूट होती हैं कि भाई स्कूल में कुछ हुआ या जॉब चली गई या हेल्थ का इश्यू आया तो एकदम से एक एक्यूट स्ट्रेस आया और वो मेंटल कंडीशन बनती है। कभी स्ट्रेस होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं अच्छा आप थोड़ा टाइम जी नींद की दवाई ले लें, डिप्रेशन की ले लें, तब ये ठीक हो जाएगी, और निकल भी आते हैं लोग उसमें से, और कभी वो नहीं निकल पाते, उसमें ज्यादा टाइम आगे बढ़ जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले केयर गिविंग की स्ट्रेटजीज हैं वो हम, और टिप्स हैं वो हम एजिंग पेरेंट्स के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। अब एजिंग पेरेंट्स के लिए जाहिर सी बात है कि अगर आप ख्याल कर रहे हैं और आपके घर पे कोई सीनियर है, 70 प्लस है, 80 प्लस है, 90 प्लस है, तो उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली रेगुलर मेडिकल केयर तो चाहिए ही है। अब जाहिर सी बात है अगर आप जो है वो इसको अकेली देख रही हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। इसमें यह है कि ये ध्यान करना चाहिए कि अगर आपके पास सीनियर पेरेंट हैं और उनकी जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, तो किस तरह से आपने हेल्थ के डॉक्टर से कनेक्ट होना है। उनकी दवाइयों का ख्याल करना पड़ता है कि उनकी दवाई खत्म ना हो, टाइम पे उनको दवाई दी जाए। तो ये सारी चीजें तो हैं जो कि आपकी टिप्स में आती हैं कि भाई मुझे कैसे ख्याल करना है, और ये मेरा ख्याल है हर बहन जो कर रही हैं वो आराम से कर लेती होंगी। लेकिन कई दफा ये स्ट्रेसफुल भी हो जाती हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के आगे पीछे आ रही हैं, और पता चले कि आपकी अपनी भी मेडिकल अपॉइंटमेंट है सेम टाइम पे, है ना। तो इस स्ट्रेस को कैसे डील करना है मैं अगली भी सारी बात करके तो फिर आपको इसमें 2-3 टिप्स देती हूँ। अच्छा, जब घर पे वो रह रहे हैं तो हमेशा पेरेंट्स कितनी भी एज हो गई है, आप उनके हमेशा इंकरेज करें कि उनको इंडिपेंडेंटली काम करना है। ये स्ट्रक्चर जो होता है हम पेरेंट्स के साथ अपना लेते हैं कि हमारी खिदमत की उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बेड पे बैठें और हम सारे काम कर लें। ये नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक जो लेडी है घर की, या इवन जो आपके साथ पार्टनर है आपके हस्बैंड्स, उन पे यहाँ पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है ना, तो वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, और फिर आपने पेरेंट, बिल्कुल हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स की खिदमत का तरीका थोड़ा फर्क हो जाता है। क्योंकि अगर आप उनको बेड पे बिठा रहे हैं तो इसका मतलब है वो बेड रिटर्न हो जाएंगे, धीरे धीरे उनकी हड्डियों के मसल की वीकनेस के प्रॉब्लम आएंगे, बिकॉज यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। दिस इज ओनली टिप फॉर मस्कुलर एनर्जी एंड पावर। तो अगर वो नहीं यूज करेंगे अपने मसल्स को, एक्सरसाइजेस रेगुलर नहीं है, घर पे चल फिर नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे डिट्यूरेशन की तरफ जाएंगे। कम्युनिटी सपोर्ट्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हम सबको समझना चाहिए कि जब हमारे पास एक बुजुर्ग हैं घर पे तो हमें क्या सपोर्ट चाहिए। क्या आपके अपने और बहन भाई इधर हैं जो आपके साथ मदद कर सकते हैं, और किस तरह उनसे बात करनी है। क्या कम्युनिटी में जो यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड सर्विसेज हैं वो चाहिए हैं। इसके बारे में मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो किस तरह से गवर्नमेंट फंडेड सर्विसेज जो हैं इनको स्टार्ट करें। तो मोस्टली आपका फैमिली डॉक्टर जो है, जो भी पेरेंट का, उनको आपको जाके बताना होता है कि ये प्रॉब्लम्स घर पे आ रही हैं। लेट्स से आप पहले जॉब नहीं कर रही थी, अब आपने जॉब ले ली, या आपके पास कोई स्टडीज कर रहा है घर पे, या फिर आपके बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत है, तो आपको उसको भी टाइम देना है, और फिर उसके बाद पेरेंट को भी टाइम देना है। तो कहीं ना कहीं तो आपको देखना है कि मैं कैसे जो है वो बाउंड्री रख सकती हूँ कि अपने बच्चे को भी टाइम दे दूं, क्योंकि बच्चे भी अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अगर आप उनका टाइम ले के किसी और को दे रहे हैं तो वो भी गलत हो जाता है। बाद में हमने देखा है इस तरह, हम बहनों से अक्सर सुनते हैं कि बच्चे बाद में शिकायत भी करते हैं। तो इस चीज को हमें कैसे इसी तरह ही बैलेंस करना है कि हम वो कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में अपने डॉक्टर से जाके पूछें। मैं आपको एंड पे एक स्लाइड दूंगी, उसकी भी आप फोटो ले लीजिएगा
तो उसमें फर्दर 4 नंबर्स हैं। और घर पे PSW मिल सकते हैं, घर पे आपको नर्सिंग स्टाफ मिल सकता है जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं एक एज के बाद। और अगर आपका डॉक्टर सोच रहा है कि हाँ इसकी जरूरत है तो बिल्कुल वो लिख देते हैं डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर नहीं आपको लिख के दे रहे तो आप खुद भी उनसे इस पे जो है वो खुद से राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है होम सेफ्टी एंड फॉल प्रिवेंशन का। होम सेफ्टी एंड फॉल प्रिवेंशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एज के बाद, क्योंकि हमने ये देखा है कि घर पे तब तक सीनियर्स की केयर हो सकती है जब तक वो बेड रिटर्न नहीं है। अगर किसी वजह से गिर गए, चोट लग गई, कोई हड्डी का प्रॉब्लम, तो वी नो एक एज के बाद हड्डी का जुड़ना मुश्किल है। इसमें घर को जो है वो डिजाइन होना चाहिए अकॉर्डिंगली कि उनका रूम किधर है, उनका बेड कहाँ पे है, उनको घर पे वॉक करते हुए वॉकर की जरूरत है, कितना क्लोज है वो वॉशरूम से, उनकी बेड की पोजीशन को सेट करना, उनके वॉशरूम में अगर रेलिंग्स चाहिए या स्टेयर केस के साथ चाहिए, फ्रंट एंट्रेंस पे चाहिए, कुछ भी चीज है तो इस पे जो है वो इसको देखना बहुत जरूरी है। और इस पे बहुत सारी इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे ये पॉइंट में चाह रही थी कि जरूर इसको ऐड किया जाए। क्लियर कम्युनिकेशन जो है इस मैंने इसलिए रखा और प्लानिंग अहेड कि मैं इन दोनों को इकट्ठा जरा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि देखिए जो एजिंग पेरेंट आ रही हैं उसमें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं डिमेंशिया, अल्जाइमर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टाइम पे, और वो बहुत ही सिवियर हेल्थ कंडीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी की फैमिली में ये लग रहा है कि सीनियर के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ ये चीज है, तो आप अपने आप को पहले तो उस पर एजुकेट कीजिए, आप उनकी कंडीशन को समझिए, क्योंकि डिमेंशिया अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की जो है वो आती हैं जो डायग्नोसिस है, उसमें से अल्जाइमर भी एक है। अब ये है कि जब तक आप पूरा समझेंगे नहीं, उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, आप एक ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते इसके लिए। तो इसको देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको उसकी पूरी जो है इंफॉर्मेशन हो कि किस तरह का डिमेंशिया है उनका। अब डिमेंशिया की कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल मिथ है वो ये है कि ओ डिमेंशिया का मतलब है मेमोरी लॉस। नहीं, डिमेंशिया के अंदर बहुत चीजें आती हैं जहाँ पे सीनियर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। आपको कोई ऐसी चीज कहेंगे कि जो हुई नहीं है और वो आपको कहेंगे कि तुमने क्यों की है, या फिर वो टाइम और जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं उनको मिसमैच करते हैं। तो क्योंकि डिमेंशिया एक्चुअली मेमोरी लॉस नहीं है, इट इज ब्रेन लॉस। ब्रेन के हिस्से जो हैं वो खत्म होने लग जाते हैं और आपकी उसके बाद जाहिर सी बात है कि मस्कुलर प्रॉब्लम आती है। एडवांस केसेस में हमें पता है कि वो घर रास्ता भूलने लगते हैं, लोगों के नाम शुरू में भूलने लगते हैं, पहचानना भूल जाते हैं अपने ही बच्चों को। तो इसकी ये स्ट्रेटजीज होती हैं कि जितना वो कह रहे हैं और जो वो कह रहे हैं उसको समझा जाए, उनको कॉन्ट्रडिक्ट ना किया जाए, और जितने फैमिली मेंबर जो हैं वो इर्द गिर्द हैं वो समझें, क्योंकि केयर गिवर की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। यूजुअली इस कंडीशन में वो लोग केयर गिवर को ज्यादा टारगेट करते हैं। इसमें शेडोइंग का भी बहुत चांस है। शेडो एक बहुत टर्म है जो हम मेडिकली यूज करते हैं कि जब डिमेंशिया की तरफ जा रहे होते हैं एज के साथ पेशेंट्स, तो वो एक केयर गिवर पे डिपेंड करने लग जाते हैं और उसी के साथ जाना है, वो ही डॉक्टर पे लेके जाए, वो ही खाना दे, उसके साथ ही उठना है। वो 5 मिनट नजर नहीं आएगा, 2 मिनट नजर नहीं आएगा तो उनको कहाँ गया था, वो वॉशरूम गया था, क्यों गया था, वो क्या कर रहा था। दिस इज डिफिकल्ट कंडीशन। तो बाकी फैमिली मेंबर्स को जो केयर गिवर है उसको ही समझाना है, एंड यू नीड टू डिस्टेंस योरसेल्फ, क्योंकि ये इमोशनली बहुत हैवी सिचुएशन हो जाती है ना कि आप एक पर्सन के साथ कितना कर सकते हैं। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि केयर गिविंग इज एक्चुअली फुल टाइम जॉब। तो जब भी आप कोई जॉब करते हैं तो आप उस जॉब को समझते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है आपकी। अगर आपने उसको नहीं समझा, अपने आप को प्लान नहीं किया, आप क्लियरली कम्युनिकेट जो पेशेंट है उसके साथ या बाकी घर वालों के साथ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप उस जॉब के लिए रेडी नहीं है। और अगर आप जॉब के लिए रेडी नहीं तो आप उसको सही से नहीं कर सकेंगे और आपको खुद को स्ट्रेस आएगा। तो इसमें मैं बिल्कुल बाद में चाहूंगी कि बहनें इसमें क्वेश्चन पूछें और
इसमें कम्युनिटी के बहुत सारे रिसोर्सेज है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ और दिखाती हूँ, और जब रिसोर्सेज का हमारा सेक्शन आएगा। तो टिप्स है हमारे पास। उसके बाद केयर गिवर्स की जो डील करें घर में मेंटल इलनेसेस की। मेंटल इलनेसेस जो है वो अभी तक हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, टैबू है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। हड्डी टूट जाए तो हम फौरन कहते हैं कि एक्सरे करा लीजिए, जाइए प्लीज, अरे पाँव पे वजन ना रखिएगा, चल नहीं सकेंगे, जल्दी ठीक नहीं होगा और मसला बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई रेगुलरली घर में बता रहा है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो अरे क्या हुआ, डील करो ना अपने स्ट्रेस से, क्या जरूरत है डॉक्टर पे जाने की। फिर थोड़ा सा ये भी हमारे आता है कि अगर जब आप फैमिली डॉक्टर पे जाते हैं तो उनके पास, तो क्योंकि वो डॉक्टर है उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आपको स्ट्रेस की या डिप्रेशन की दवाई ही देंगे। और कई दफा मैं दवाई के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अकेली दवाई से कभी फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, इसके लिए साइकोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हमारे पास कितनी दफा लोग आते हैं, हम कहते हैं कि अरे कहाँ थे, 2-3 सेशंस में भी कई दफा फर्क पड़ जाता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। अब बहुत अच्छी मोडेलिटीज आ चुकी हैं। मैंने जब बहुत पहले पाकिस्तान से किया था मास्टर्स, तो उस टाइम पे हमारे पास जो मेंटल हेल्थ की थी सिर्फ टॉक थेरेपी थी। अब टॉक थेरेपी के अलावा बहुत चीजें आ गई हैं। कुछ लोग ऐसे हमारे पास आते हैं, कहते हैं किरण इतना बर्डन है, हम बोलना नहीं चाहते, हम बताना नहीं चाहते हैं कि कितने दुखी हैं, और हम बताएंगे तो हम और कोलैप्स कर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि नहीं, आपको बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ऐसी नई टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज, इस तरह की ट्रीटमेंट प्लान्स आ चुके हैं कि हम दूसरे तरीकों से भी इसको जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो इट्स नो लॉन्गर टॉक थेरेपी इवन। तो चलिए, अब इसमें जो चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, पॉइंट में वो जो बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि इनको रिकग्नाइज करना और जल्दी इसकी तरफ तवज्जो देना। क्योंकि अगर बच्चा भी आपको लग रहा है 2-3 महीने से, या फैमिली मेंबर भी कि भाई अच्छा कुछ नहीं कनेक्ट कर पा रहे, बात नहीं कर रहे, या फिर जब भी आप बात कर रहे हैं तो आगे से एंग्शियस होके जवाब दे रहे हैं या लड़ने को पड़ रहे हैं। हम कई दफा कहते हैं ना कि पता नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, क्या हो गया। फॉरगेट अबाउट अदर्स, हमारे अपने साथ हो जाता है कि हम बात करने के बाद लगता है कि अरे मैं क्यों इतना बड़ा रिएक्शन आ गया मेरा। तो इसको बैठ के खुद भी एक अपना सेल्फ कथारसिस करना कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। और यह है कि जो भी फैमिली मेंबर इससे डील कर रहे हैं, क्योंकि हम केयर गिवर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी केयर गिविंग कर रहा है, घर पे किसी के पास डिप्रेशन का ऑलरेडी डायग्नोसिस है एस्टेब्लिश, एंजाइटी रिलेटेड है, कोई भी और एस्टेब्लिश डायग्नोसिस है, तो वही पहली चीज जो हमने पहले बात की है, अपने आप को एजुकेट करें कि इस डायग्नोसिस में क्या प्रॉब्लम होती है। फिर काम रहिए, खुद से जज नहीं करें सामने वाले को, क्योंकि जाहिर बात है ये सारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारे जो है वो असल में तो बिहेवियर इश्यूज है ना। क्योंकि जो भी उनके मेंटली इमोशनली स्टेट चल रही है वो बिहेवियर में आएगी और आपको नजर आएगी। और फिर ये होता है कि इससे कितनी दफा जो है वो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो केयर गिवर है उसको ये पता नहीं चल रहा कि ये पार्ट ऑफ मेंटल इलनेस है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि ये बार बार जो जिसको मैं केयर कर रही हूँ और जिसकी बीमारी चली है मुझे टारगेट कर रहा है। वो नहीं आपको टारगेट कर रहा। लेकिन आप अगर समझ लें कि कैसे आपने उसको डील करना है, एक दफा आराम से बैठ के साइकेट्रिस्ट के साथ ही, तो आपको पता होगा कि आपने अपने अंदर क्या चेंजेस लानी है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, एक चीज जो है मैं आपको टिप देती जाऊं यहाँ पे मेंटल हेल्थ और हर किस्म के केयर गिवर के लिए, रिमेंबर व्हाट इज इन योर कंट्रोल। जो चीज हमारे अपने कंट्रोल में है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसको नहीं चेंज कर सकते। अब आपके फैमिली में किसी के साथ हेल्थ की इश्यू है और वो कुछ आपको कह रहे हैं, या वो बेचारे अपने ही हेल्थ इश्यू से डील करें, तो ठीक है, आपके कंट्रोल में क्या है, उनको दवाई देना, टाइम पे खाना देना, उनके चेकअप्स करवाना। लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या अगर एंगर का इश्यू है तो वो क्यों एंग्री हो रहे हैं। हाँ, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे अपने इमोशंस, मैं खुद कैसे खुश रहूं, मैं अपने आप को कैसे काम रखूं,
मैं अपनी रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल में रखूं, मैं कैसे अपनी पेशेंस डेवलप करूं, मैं कैसे जो है वो उनको सूट करूं, लेकिन उससे पहले अपने आप को रिलैक्स रखूं। तो मेरे अपने इमोशन मेरे कंट्रोल में है। इसकी एग्जांपल हम हमेशा देते हैं कि वेदर की ये एग्जांपल है कि अब मैं खिड़की के पास बैठ के 10 दिन रो सकती हूँ अगर बर्फ गिर रही है, बारिश पड़ रही है कि क्यों हो रही है, लेकिन मेरा कोई कंट्रोल नहीं है वेदर के ऊपर। मैं मौसम को नहीं चेंज कर सकती, कोई जीरो पावर। तो मुझे कहाँ पे चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, और हम बड़ी इजीली करते हैं। आपके पास ये एग्जांपल्स हैं, इनको ही आपने थोड़ा एलैबोरेट करके अपने ऊपर अप्लाई करना है। कैसे हम चेंज करते हैं, हम अपने हैट, मिटन्स, जैकेट, स्नो बूट चले जाते हैं आराम से बर्फ में। तो यही चीज है कि मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे कहाँ पे चेंज लाना है, और क्या चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको सोच सोच के मैं अपने आप को कितना मुझे दुखी करना है और कितना मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है कि नहीं, हाँ ठीक है ये बाहर की चीज है। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम दूसरे को ठीक करें अपने आप को चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सपोर्ट कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपको चाहिए। ट्रीटमेंट की रूटीन्स उसको देखना, हेल्दी बाउंड्रीज बिल्कुल बहुत जरूरी है, और इसी में ये आपका आता है सारा कि सेल्फ कंट्रोल आप करें। और अर्ली वार्निंग साइंस, या फिर इवन जब एक दफा फुल, क्योंकि फुल अगर मेंटल हेल्थ का हो गया कोई इश्यू तो वो तो हो ही गया, अब आपको डायग्नोसिस डॉक्टर ने दे दिया है। अगर हम अर्ली वार्निंग साइंस देख लें तो हमारे पास जितनी भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं मोस्टली क्योरेबल हैं इस टाइम पे। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जितने मैंने नाम यहाँ पे दिए हैं, ट्रॉमा रिलेटेड है, ओसीडी बहुत कॉमन होता है, हॉर्डिंग भी हम देखते हैं हमारे कल्चर में बहुत है बच्चों में, और इवन फॉरगेट अबाउट बच्चे, हम सब में आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडिक्शंस। ये सब कंडीशंस फुली ट्रीटेबल हैं। कुछ कंडीशंस जो हैं वो ट्रीटेबल नहीं होती, जिस तरह आप समझें कि मेरी आंखें खराब हो गई, तो अगर मेरी नजर गिर गई है तो मैं वो ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन उस पे बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं कि राइट प्रिस्क्रिप्शन, राइट ग्लासेस मुझे बिल्कुल आराम से नोज पे रखनी है और मैं देख सकती हूँ। तो उन कंडीशंस में ये होता है कि उनको मैनेज किया जाता है हमेशा कि भाई ठीक है ये एक चीज स्टार्ट हो गई है, स्किज़ोफ्रेनिक रिलेटेड जो और मेंटल हेल्थ सिकनेसेस हैं, लेकिन वो उसके लिए भी बहुत अच्छी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप साइकोथेरेपिस्ट के साथ बैठ के सीख सकते हैं। कई दफा आपके डॉक्टर्स आपको कोई गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में भेज देते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल उधर सीख सकते हैं। लेकिन ये है कि अपने लिए सपोर्ट और अपनी केयर गिविंग जो है, देखिए वो फिर आ गया वही पॉइंट। अच्छा, थर्ड टाइप पे मैं आती हूँ। ये वो टिप्स हैं जो उन केयर गिवर्स के लिए जो कि स्पेशल नीड चाइल्ड के साथ डील करें। अब स्पेशल नीड्स क्या हैं? स्पेशल नीड्स जो है हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्ड कहते हैं स्पेशल नीड, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा जो है उसको कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी बीमारी है, और हम ये हमारी अलमिया कि अभी तक हम इसको बीमारी के तौर पे लेते हैं, ऑटिज्म को भी, और इवन ADHD और बहुत सारी कंडीशंस हैं बच्चों की। वो असल में बीमारी नहीं है, उनकी एक नीड है, वो हमसे डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट तरीके से समझते हैं, डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और डिफरेंट तरीके से वो अपने परेशानी का, खुशी का इजहार करते हैं। तो अगर हमसे कोई डिफरेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ गलत है। तो जिन पेरेंट्स ने अगर कोई ज्वाइन किया है किसी ने कि इनके पास सक्सेस स्टोरी है, बिकॉज इस टाइम पे हमारा जो बिलीव है, जितने भी साइकोथेरेपिस्ट हैं हमारे साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज, स्कूलों में भी जो काम हो रहा है, हम कहते हैं कि अर्ली डायग्नोस हो जाए अगर हमारे पास ऑटिज्म, जिसको कि ऑन्टेरियो में यूजुअली डॉक्टर्स बिटवीन 8 months to 2 year भी डायग्नोस कर देते हैं, और अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, और बच्चे बिल्कुल नॉर्मल और एक रेगुलर मेन स्ट्रीम के साथ जो है वो टाइम भी गुजार सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और उनकी
लाइफ स्टाइल जो है ना वो बेटर हो जाती है लाइफ। तो इसमें जितने भी स्पेशल नीड के बच्चे हैं, सबसे पहली टिप तो ये है जी आपके लिए कि हमेशा स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबिलिटी। ट्रांजिशंस कई दफा बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं, एक क्लास से दूसरी, एक एक्टिविटी से दूसरी। नॉर्मल बच्चा जो है वो उसको इजी ले जाएगा, आपने कहा है कि भाई, लेकिन आप देखिए कि आप छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आपने कहा कि नहीं अब टॉय नहीं खेल सकते या डिवाइस पे नहीं जा सकते, ये करना है, तो थोड़ी देर एक टेंट्रम आता है। तो इसमें जब वो स्पेशल नीड वाले होते हैं तो उसमें ज्यादा आपको ख्याल की जरूरत है, क्योंकि एक साइड तो उनका ब्रेन चल रहा है, इट इज इमोशनली वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। और इसमें अब क्योंकि ऑटिज्म हमें पता है कि एक स्पेक्ट्रम है और सिवियरिटी लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे के डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस तो दे दिया वो इतनी सिवियर नहीं है। तो अगर ज्यादा सिवियरिटी लेवल है तो फिर तो आपको जाहिर बात है कि उनकी लैंग्वेज की और सुनने की और वो सारी जो है वो कंप्रोमाइज होती हैं एबिलिटीज कई दफा, और उन पे वर्क करें तो बेटर हो जाती है। लेकिन वही बात है, फिर आपको विजुअल स्केड्यूल्स चाहिए, रूटीन आपको किसी भी लेवल पे होंगे स्पेक्ट्रम पे तो भी चाहिए, डेली पैटर्न्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। जिन बहनों को लग रहा है कि उनको जरूरत है तो वो ये स्क्रीनशॉट ले सकती हैं ताकि आप इसको इन टिप्स को घर पे अप्लाई कीजिए और इससे बहुत ज्यादा बेहतरी और चेंजेस आएंगी। ठीक है, कम्युनिकेट करना जो है ना चाइल्ड के साथ उनका लर्निंग स्टाइल में। अब जब मैं उनके लर्निंग स्टाइल में कहती हूँ तो ये चीज बहुत जरूरी है। जो भी स्पेशल नीड के बच्चे हैं, देखिए स्कूल में वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, यूजुअली वो पेरेंट्स को गाइड करते हैं। अगर पेरेंट्स खुद इनिशिएटिव नहीं लेते और स्कूल से जो है वो गाइडेंस नहीं लेना चाह रहे तो फिर स्कूल वाले आप वो जो उधर काम कर रहे हैं वो अपना करते रहेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब स्कूल वाले आपको बताएं आप वो नोट्स लें उस पर और वो ही स्ट्रक्चर घर पे अप्लाई करें, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। हम सबका भी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। आप देखिए कुछ लोग, अब जिस तरह मुझे बैठ के कुछ लोग बस सुन रहे हैं तो इतना बोरिंग हो जाता है कि सुनते सुनते कुछ लोग कहते हैं कि अरे मुझे तो नींद आने लग जाती है या मैं कुछ कर नहीं रही होती तो मेरा फोकस लूज हो जाता है ना। तो ऐसे हम सबका भी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, साथ में देखते हैं तो ज्यादा अच्छा सीखते हैं, कुछ सुनना पसंद करते हैं, कुछ हाथ से जो है वो जब खुद करते हैं या बनाते हैं तो उनको समझ आता है। तो इस चीज को जो है आपको, स्पेशली अगर आपके घर में स्पेशल नीड बच्चा है तो उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो की भी जरूरत है। अच्छा, इसके बाद जो है ये है कि जो कुछ विजुअल कार्ड्स, कुछ जेस्चर्स, कई दफा डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू उनको हेल्प मिल जाती है। जो भी आपके स्कूल या फिर आपकी जिन भी ओटी के साथ लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का आप काम करें, जो वो चीजें बता रहे हैं प्लीज एक तो उनको रेगुलर करना, और उसके बाद ये नहीं सोचना कि अरे ये तो सिर्फ कुछ खिलौने ला के बच्चे के साथ खेल लेती हैं, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। कई दफा मैं सुनती हूँ पेरेंट्स से ये चीजें भी, लेकिन उन्हीं चीजों के साथ वो बच्चे की लर्निंग को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन चीजें आती हैं जहाँ पे आप मदर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि रिमेंबर, स्पेशल नीड बच्चे जो हैं आपको सुन के सिर्फ नहीं कई दफा समझ पाते, उनके लिए ज्यादा ऑर्गेनाइज होना ज्यादा बेहतर होता है। और फिर बहुत दफा मदर्स इतनी अपसेट रहती हैं कि नाश्ता नहीं करा बच्चा या फिर रूटीन का ये चीज नहीं करता, फिर उसको टाइम नहीं समझ आता। तो कुछ बच्चों के साथ जिनके साथ ये इस तरह के हैं और मदर्स केयर गिवर्स हैं, तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि इस तरह के कार्ड्स और इस तरह की जो विजुअल एड्स हैं वो जरूर आप घर पे यूज करें। इसमें एक बहुत बड़ी टिप जो है वो मैं ये देना चाहती हूँ कि देखिए बच्चा जो है ना घर से सीखता है, और ये चीज जो है ये बड़ी डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए एक्सेप्ट करनी। कई दफा कि हम कहते हैं कि अच्छा बच्चा इतना गुस्सा कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ऊंची आवाज कर रहा है या फिर बात नहीं सुन रहा, तो ये चीज कहाँ से सीख रहा है बच्चा?
आई एम रियली सॉरी टू से, है ना, क्योंकि मैं भी मैं मदर हूँ, मेरे पास माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, तो इन चीजों को पहले शुरू में नहीं कई दफा हमें समझ आती, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बट जो हम कर रहे हैं एज अ केयर गिवर, जो आप कर रही हैं घर में बच्चे के साथ, वो आपको ही मिरर करेगा। और ये बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि बच्चा बदतमीजी कर रहा था तो मैं क्या करती, मैं तो जाहिर बात है कि उसको एक पढ़नी थी। नहीं, जो बच्चा कर रहा है वो उसकी एक बिहेवियर है, जो आप करेंगे वो आपका बिहेवियर है। दो बिहेवियर जो है उनको हम एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। और इस चीज को मैं ऐसे कई दफा साइकोलॉजी के उसमें समझाती हूँ अपनी क्लाइंट्स को कि आप ये देखिए कि अगर आप कह रही हैं कि अच्छा ये तो बच्चा हमेशा बदतमीजी करता है तो इसीलिए इसको ये सजा मिलती है या मुझे गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब है क्या मैं पपेट हूँ? क्या मेरी स्ट्रिंग्स उसके हाथ में है जो सामने बैठा है और मुझे तंग कर रहा है, और मेरे इमोशंस उसके मुताबिक चेंज होते रहते हैं, और मेरे में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को एक जगह जमा के पेशेंटली बिठाई रखूं और वो ना करूं जो सामने वाला मुझसे करवाना चाह रहा है ना। थोड़ा सा इस पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसकी ये एक साइकोलॉजी की टेक्निक है CBT की, इसको हम एक्सटर्नलाइजिंग कहते हैं, कि जो कुछ भी होता है बाहर वालों की वजह से होता है, या जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो मेरे साथ इस तरह करते हैं, तो फिर मैं पेशेंस लूज करती हूँ, या मैं क्या करूँ फिर, तो क्या तो फिर मैं वहीं पे आ जाऊंगी जो पहले मैंने आपको टिप दी है कि क्या मेरा कंट्रोल है इर्द गिर्द वालों पे या स्ट्रेसर्स पे या जो कुछ भी हो रहा है। नहीं, मेरा कंट्रोल कहाँ पे है और मुझे कैसे जो है वो अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना है हमेशा। हाउ कैन आई बी बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो इसको देखना। ठीक है, तो बच्चों की टिप्स की मैंने इसलिए स्लाइड दिखा दी कि जरा सा आपको ये आइडिया हो कि अगर एक टेक्निक नहीं चल रही, मुंह से नहीं सुन रहे, तो ये ठीक है, विजुअल्स कर सकते हैं। विजुअल्स से नहीं सुन रहे, ये एक और टेक्निक है कि फर्स्ट यू डू दिस देन यू विल डू दिस। कई दफा ये होता है कि बच्चे बहुत आर्ग्यू करते हैं कि स्कूल से आए कि हाँ भाई ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, स्पेशल नीड्स के स्पेशली उससे बात करती हूँ कॉन्टेक्स्ट से, तो उसमें ये होता है कि आप उनको ये चॉइसेस भी दे सकते हैं कि ठीक है, आप डू यू वांट यू नो ईट फर्स्ट और डू यू वांट टू डू योर होमवर्क फर्स्ट, है ना। तो उसके बाद बट देन आफ्टर दैट, सो रिमेंबर एज अ केयर गिवर, एज अ मदर, you should have that, you need to make that decision for your child कि उनको क्या करना है। this gives structure। एक दिन आपने स्ट्रक्चर से ऑफ हुए, बच्चे को आइडिया हो जाता है कि ठीक है, और स्पेशली जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको आइडिया नहीं हो जाता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो नाउ व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस के मैं ये करता हूँ तो भी मम्मी ओके है और मैं ये नहीं करता तो भी मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आई डोंट नो वन डे क्या होता है कि मैं ये नहीं करता तो मम्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सो डोंट क्रिएट कंफ्यूजन फॉर देम, द रूटीन्स एंड पैटर्न्स हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एज अ मम आप उनको एक दफा बता दें, एंड देन इफ दे आर हैविंग डिफिकल्टी अगेन कम्युनिकेट कि नहीं, दिस इज समथिंग अप्रोप्रिएट इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट। आपके अपने इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो पहले उनको रेगुलेट करने पे वर्क करें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम आउट लें, ब्रीथ करें, फिर वापस आए बच्चे के पास। लेकिन अगर आप जिस टाइम पे खुद अपसेट हैं, प्लीज कम्युनिकेट ना करें, दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन स्पेशल नीड चाइल्ड। उनको बिल्कुल नहीं समझ आएगी कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे, बिकॉज दे डोंट नो कि आप एंग्री हैं तो किस वजह से एंग्री हैं। एक नॉर्मल पर्सन ये फिगर आउट कर सकता है और रिलेट कर सकता है कि हाँ भाई ये मम्मी एंग्री है बिकॉज आई हैव डन दैट। लेकिन उनको, और वो जो आपका एंगर है फिर उनके इमोशनल डिस्टर्बेंस आती हैं बाद में बच्चों में, बिकॉज दे हैव डिफिकल्टी प्रोसेसिंग इमोशंस। लेकिन स्पेशली ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे हैं उनकी मैं बात करूं, अदर देन दैट एज वेल, बच्चों को ये चीज की बहुत सेंस होती है कि मेरी तरफ जो है वो मॉम का इस टाइम पे
इमोशंस कैसा है, इज शी हैप्पी विद मी। आप देखिए वो कुछ गलत भी कर रहे होते हैं तो आपकी तरफ पहले देख के गलत करना शुरू करते हैं कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगी, है ना। और वो बड़ा मैनिपुलेटिव भी होते हैं कई दफा बच्चे। तो इन चीजों को आपको ही देखना है एज अ केयर गिवर। स्पेशल नीड्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी स्पेशल नीड को डिसेबिलिटी नहीं कह रहे होते, और हम इसको स्पेशल नीड ही कह देते हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है ये ब्लेस्ड है, इसके पास कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। लिमिटेशन कहाँ है? मेरे में लिमिटेशन है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ उसको देके अल्लाह ताला ने पैदा किया वो मेरे पास नहीं है। जो दिल की आंख उसकी खुली है वो मेरे पास नहीं है, उस तरह मैं नहीं समझती, वो किसी और तरह समझता है। ठीक है, तो लिमिटेशन पे जब हम फोकस करेंगे, उसको जर्नलाइज करेंगे कि बाकी सब ऐसा करें तुम क्यों नहीं कर रहे, दैट इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। तो प्लीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसके क्या फोकसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, और फिर उस पे आपको बिल्ड करना है, बजाय इसके कि आप सारी जिंदगी उसको कहते रहें कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो स्पेशली इसमें हम कहते हैं कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनको एक तो इनकरेज भी करें हॉबीज में, क्रिएटिविटी में जाने के लिए, सेंसरी फ्रेंडली एक्टिविटीज, और आप बात कीजिए, आप कनेक्ट कीजिए उन पेरेंट्स से जिनके पास घर में स्पेशल नीड बच्चे हैं कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस ओवरकम किए हैं। क्योंकि वंस यू आइडेंटिफाई कि हाँ जी ये मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ है, तो उनका, क्योंकि यही होता है स्पेशल नीड बच्चे का, वो एक ही चीज से खेलना पसंद करें, एक ही पैटर्न बनाना पसंद करें। जब छोटे होते हैं इसमें किस तरह डायग्नोज होता है कि एक ही जगह सर्कल में घूमते जा रहे हैं ना, पंखे को देखें तो पंखे को ही देखते जा रहे हैं, आप बुला रहे हैं तो उनको नहीं, अटेंशन नहीं उनकी आ रही। तो वो एक स्पेशल एरिया में यूजुअली उनकी स्ट्रेंथ लाई करती है, और जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ना सिर्फ उनकी लाइफ इजी हो जाती है, हमारी लाइफ भी इजी हो जाती है। ठीक है, इसमें सेलिब्रेट करना अचीवमेंट्स ऑल द टाइम, इनकरेजिंग चाइल्ड कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, यू आर सो ब्रेव, यू आर सच अ चार्मिंग ब्यूटीफुल सन ऑफ माइन। जो भी आप इनकरेजमेंट के लिए कह रही हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, एंड दोज बिहेवियर्स गेट स्ट्रेंथ, एंड वी नो दैट या इट इज द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थिंग एज वेल कि आप जिस चीज पे किसी को अप्रिशिएट करें वो बिहेवियर्स जो हैं विद टाइम स्ट्रेंथन हो जाते हैं। और अगर कोई गलत बिहेवियर है आप उस 100 दफा कहें कि ये नहीं करना, नो इज द टर्म व्हिच स्पेशल नीड चिल्ड्रन स्पेशली they don't have the capacity to understand or grasp that idea। तो क्या होता है कि वो नो जो है वो टोटली डिसमिस हो जाता है, और बाकी का सेंटेंस जो है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। लाइक आप उन्हें कह रहे हैं कि नो डोंट गो टू पडल, ओ नो डोंट डू दिस, तो वो वही करेंगे, एंड देन यू फील मोर फ्रस्ट्रेटेड। सो बी केयरफुल, जो चीज आपने उनको मना करनी है उसको पॉइंट आउट करने के बजाय जो चीज आप उनसे करवाना चाह रही हैं वो चीज प्लीज पॉइंट आउट कीजिए। ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन एंड कामिंग टूल्स जो है वो वहीं पे आ गया जो हमने बात की है कि पहले अपने आप को रेगुलेट करें, खुद डीप ब्रीदिंग करें, एंड लर्न दी स्ट्रेटजीज ओवर द टाइम। हम सबको ये स्ट्रेटजीज लर्न करने की जरूरत है, और हमें सबको चाहिए कि हम इसको खुद प्रैक्टिस करें। अब जब आप खुद एज ए केयर गिवर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जिसको आप केयर ऑफर कर रहे हैं वो भी आपसे लर्न कर लेगा। क्योंकि जस्ट सेइंग वन सेंटेंस के ओ नो दिस इज नॉट राइट टाइम, लेट मी ब्रीथ, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली वो बच्चा भी नेक्स्ट टाइम आपको कहेगा कि ओ आई एम फीलिंग ओवरवेल्म, कैन आई ब्रीथ फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम काफी सारी ब्रीदिंग टूल्स बच्चों को भी सिखाते हैं जो आते हैं थेरेपी के लिए, और वो बल्कि ऑफ कोर्स किड्स आर बेटर लर्नर देन द एडल्ट्स, तो वो जल्दी सीख लेते हैं कई दफा, और फिर घर जाके वो पेरेंट्स को भी अपने साथ रिलैक्सेशन एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं। डू नॉट underestimate at all breathing exercises. Breathing exercises is the only way we can help our body to understand what we want our body to do। क्योंकि ये तो हमें पता है कि हमारा ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम ठीक है, हम बिल्कुल थेरेपी में जाके फर्दर लर्न कर सकते हैं कि हमने अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है। और हैं हमारे पास काफी क्लाइंट्स जिन्होंने ये लर्न किया है, दे हैव ट्रेन्ड देयर ब्रेन वेल। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और आपको कुछ नहीं करना आता तो प्लीज
प्लीज प्लीज मैं कहूंगी डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का ये तरीका है कि आप अपनी ब्रेथ को डीपन एंड लेंथन करते जाएं। सो 2 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, डीपनिंग एंड लेंथनिंग, विच मीन्स कि आप अगर 4 सेकेंड ब्रीद इन कर रहे हैं तो आप 8 सेकेंड्स ब्रीद आउट कीजिए। 5 सेकेंड्स ब्रीद इन कर रहे हैं, 10 सेकेंड्स ब्रीद आउट कीजिए। 6 seconds for breathing in, 12 seconds to breathe out। तो जितना आप अपनी ब्रेथ को डीपन एंड लेंथनिंग की तरफ लेके जाएंगे, आप अपने बॉडी को मैसेज दे रहे हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर, मेरे जो लेवल्स हैं, मेरा इम्यून सिस्टम जो है उसको सही काम करना है। क्योंकि स्ट्रेस में यही होता है, हमारी ब्रेथ जो है वो सबसे पहले उखड़ जाती है ना, हम सही सांस नहीं ले पाते, सीने की दर्दें वगैरह होती हैं। तो चलिए, और ये बच्चों को खुद भी कीजिए और आप घर पे सिखाइए भी जो केयर गिवर्स हैं प्लीज। कोलैबोरेशन विद प्रोफेशनल्स आर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हमने इवन हर केयर गिवर के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन जो केयर गिवर्स हैं जिनके घर में स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप इसको कोलैबोरेट करें, क्योंकि दिस विल हेल्प यू ऑल्सो द चाइल्ड अडेप्ट करना एनवायरमेंट को। बिल्कुल, दिस इज अनदर थिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को अगर नॉइस से प्रॉब्लम है, किसी कलर से प्रॉब्लम है, कोई ब्लैंकेट उनको नहीं पसंद है उनको, या उनको वेटेड ब्लैंकेट चाहिए कि टांगे जो हैं, रेस्टलेस लेग्स की प्रॉब्लम होती है जिस तरह, और कौन से टूल्स टॉयज जो हैं वो ठीक है और कौन से अप्रोप्रिएट नहीं है, ताकि आप उनको टेक अवे कर सकें। क्योंकि जितने स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उसमें ये चीज होती है कि वो सेंसरी चीजें जो हैं उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कई दफा मदर्स को टाइम लगता है सीखने में कि भाई किस चीज से मेरा बच्चा कंफर्टेबल है और किससे नहीं है। तो ये आपको खुद ही सीखना है, ये बाहर से आपको नहीं कोई भी इसमें हेल्प कर सकेगा। ये जो केयर गिवर है उसको ही पैटर्न नोटिस करने हैं, अपने पास लिखिए, दिमाग में सोचिए, आइडेंटिफाई कीजिए एंड हेल्प योर चाइल्ड विद दैट। ठीक है, स्मॉलर टास्क, मैनेजेबल स्टेप्स और चॉइसेस हमेशा, जिस तरह हमने इस पे पहले भी थोड़ी सी बात की है। तो ये चीजें जो हैं ये वो टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। सेफ्टी बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये सेफ्टी ही सबसे पहले स्कूल में भी फोकस करते हैं बाय मॉडलिंग और विजुअल क्यूज। आप घर पे भी इसको प्रैक्टिस कराइए बच्चों को साथ साथ। इसी तरह से जिस तरह मॉडिफिकेशन की होती है घर में फिजिकल सेफ्टी के लिए, और अगर बच्चे के पास मेल्टडाउन है तो उसके लिए, अगर बाहर जाके हो रहे हैं मेल्टडाउन्स या घर पे हो रहे हैं, तो हमारे पास ऑलवेज जो आप बच्चे की जिधर भी आप ओटी के साथ काम कर रही हैं, स्कूल में टीचर के साथ काम कर रही हैं, तो यू शुड हैव प्लान फॉर दैट मेल्टडाउन। क्योंकि मेल्टडाउन सिर्फ तब होता है जब बच्चा इमोशनली ओवरवेल्म है। डोंट थिंक कि वो रिएक्ट कर रहा है किसी चीज पे, उसका अपना ब्रेन जो है वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो गया उस टाइम पे कि उसको वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे अपने आप को हेल्प करूं। तो स्पेशल नीड में मेल्टडाउन्स बहुत डिफरेंट है, टेम्पर टेंट्रम्स आर डिफरेंट। हाँ, उसके लिए यह है कि अगर वो कोई पेरेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, बट मेल्टडाउन के लिए डिफरेंट प्लान्स जो है वो स्कूल वाले शेयर करते हैं। हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उसकी कंडीशन को समझते हुए वो केयर गिवर्स को लर्न करने हैं उनके ओटी के साथ या स्पीच पैथोलॉजिस्ट के साथ बैठ के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी ब्रेक्स लीजिए, है ना, ये हम हर जगह बात कर रहे हैं क्योंकि केयर गिवर्स जो हैं वो चैलेंजेस फेस कर सकते हैं ओवर द टाइम। बिकॉज रिमेंबर, अगर तो आप शॉर्ट टर्म किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, है ना, कि भाई ओ मेरे बच्चे की हड्डी टूट गई है, तो 2-3 महीने आपको उसका ख्याल करना है, दैट्स इट। हाँ, बट मोस्टली दीज डिसेबिलिटीज, स्पेशल नीड्स या फिर एजिंग पेरेंट, मेंटल हेल्थ की भी कुछ कंडीशंस जिनकी हम बात करें, दीज आर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी आप में होनी चाहिए टू डील विद दिस, वरना तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट होंगे, फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट होंगे, ठीक है, और डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। तो आपकी अपनी इमोशनल
फिजिकल, मेंटल और सोशल जो सेल्फ केयर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सेल्फ केयर स्टार्ट होने से पहले जो सबसे बड़ी चीज जो मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में, जब लेडीज आके मुझसे बात करती हैं, तो मैं उसको कहूंगी या तो अदर चैलेंजेस कह लें, मुझे ही लगता है कि वो थिंकिंग एरर्स हैं। क्योंकि हमारे ये थिंकिंग एरर्स होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। तो अगर मेरा ब्रेन ये सोच रहा है कि नहीं मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है क्योंकि मुझे घर को देखना है, तो बिल्कुल मैं अपने लिए टाइम नहीं बनाऊंगी, बिकॉज ऑलवेज वी नो हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, हमें इस पे वर्क करना है। अगर आप जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, तो ओवर द इयर्स आपकी अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में डिक्लाइन आएगा। ठीक है, एक सबसे बड़ा थिंकिंग एरर जो मैं सुनती हूँ केयर गिवर से, इट इज लाइक ओ इट फील्स वेरी सेल्फिश, इट्स नॉट नाइस। बिकॉज क्या होता है ओवर द टाइम केयर गिवर्स इतना ज्यादा स्ट्रेस में चल जाते हैं कि हमें कभी लेडीज आके मुझे बात करती है तो कहती है कि मैं पूरी रात सो नहीं सकती, कि मैं इतना परेशान होती हूँ अपनी अम्मी के लिए, या मैं पूरी रात सो नहीं सकती, मैं बच्चे के लिए इतनी अपसेट हूँ। तो क्या हो रहा है ना, ये स्ट्रेस है ना, और ये आपकी हेल्थ को ओवर द टाइम वी नो स्ट्रेस चलता रहता है। इट कैन बिल्ड लॉट ऑफ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिर हमें पेन्स एंड एक्स और फिजिकल हेल्थ की इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर हम फैमिली डॉक्टर के पास जा के और फिर वो आपको स्पेशलिस्ट पे भेजते हैं। ऑफ कोर्स अपने हमारे बॉडी लेवल्स जो है वो सारे रुइन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़ा जो थिंकिंग एरर है वो ये कि नो वन एल्स कैन डू इट, कि मैं सुपर वुमेन हूँ और मुझे ही करना है। नो, वी नीड टू नो आवर लिमिटेशंस। हाँ, अब जब अगर मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ और मैं अल्लाह ताला ने इंसान ह्यूमन बीइंग बना के भेजा है, तो मेरे पास लिमिटेशंस है। अगर मैं उसको नहीं एक्नॉलेज करूंगी और सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश करूंगी, तो फिर वहां पे परेशानियां जो है वो और आ जाती हैं, और उससे फिर मैं ज्यादा एज ए केयर गिवर स्ट्रेस में जाऊंगी। तो सबसे पहला जो मैंने ये बनाया स्लाइड आप लोगों के लिए, तो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है अपनी केयर को, क्योंकि फिजिकली बहुत जरूरी है। अगर आप देखें कि आप फिजिकली रेस्टेड नहीं है, रिलैक्स नहीं है, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करें, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है, आपकी बॉडी सारे टाइम थकी हुई है, आपको अगर नैप की कोई जरूरत है, या फिर आपकी, और मैं अक्सर लेडी से ये भी सुनती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अच्छा सब घर वालों के खाने पीने का ख्याल हो गया, अपनी बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, एंड दे कीप नेग्लेक्टिंग देमसेल्फ। रिमेंबर, यू कैन नॉट ऑफर केयर इफ यू आर नॉट इन बेस्ट ऑफ हेल्थ। और फिर ये है कि वो ब्रोकन हो जाती हैं वो चीजें, क्योंकि फिर वो सारी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई घर की माँ की, कि वो अब बच्चे और वो बाकी सब वही कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 5 साल 10 साल कितना टाइम जो है वो बॉडी उसको पुल करेगी, है ना, 25 साल। अल्टीमेटली खुद की फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, कि मैं सुबह से उठी हूँ, काम कर रही हूँ, एक पाँव पे खड़ी हूँ, ओह पानी पीने का भी ख्याल नहीं रहा, अपने ब्लड लेवल्स क्या है पता ही नहीं है, कभी चेकअप्स ही नहीं करा है। तो दिस इज नॉट राइट, बिकॉज रिमेंबर इफ यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ स्पेशली, तो यू विल गो लॉन्ग वे, आप ज्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं। सो डू नॉट नेग्लेक्ट योर सेल्फ। फिर उसके बाद आती है आपकी इमोशनल। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें कि ठीक है, एज ए केयर गिवर अगर मैं थक गई हूँ, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली केयर गिवर्स गेट इनटू गिल्ट फीलिंग कि मैं क्यों नहीं कर सकती। अरे नहीं कर सकते कई दफा, दिस इज व्हाट आई टेल देम, आप सुपर ह्यूमन नहीं है, जितना कर सकते हैं, जितनी एबिलिटी है उतना ही करेंगे ना। तो अगर आप उससे ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा, रबर बैंड को भी टूट जाएगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो ये इमोशनल सपोर्ट हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, सबसे बड़ी हमारी इमोशनल सपोर्ट जो है वो दीन के साथ, कुरान के साथ कनेक्ट करना है, अपनी जो है वो ऐसी महफिलों में उठना बैठना है जहाँ से आपको बाकी बहनों से भी इंकरेजमेंट भी मिले, सुनने को मिले, जिस तरह अभी माशाल्लाह से आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये इतना अच्छे से भी इतना सिस्टर्स वाले भी अरेंज कर रहे हैं। तो ये इमोशनल सपोर्ट बहुत 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 जरूरी है। इन एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज करना, ताकि आप इमोशनली बेस्ट उस पे रहें। आप देखिए, आप
आते हैं, महफिल में बैठते हैं, आप सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने कितने दर्जात रखे हैं जिसके लिए जो केयर गिवर है। उन मदर्स के लिए जिनके पास स्पेशल नीड चाइल्ड है, हम कितनी दफा बात करते हैं कि जन्नती पेरेंट्स हैं, है ना। तो ये इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। अल्लाह ताला आपके दर्जात कितने बुलंद कर रहे कि आप सब्र से और हिम्मत से काम कर रही हैं। तो जब आप इस तरह की महफिल में बैठते भी हैं, आप अपने आप को इमोशनली स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग करके उठते हैं और आपको उससे एनर्जी भी मिलती है कि आपका जो है आपने अपनी केयर की तो आप किसी दूसरे के लिए फिर अच्छे से केयर कर पाएंगे। वरना तो आप घर जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे या डांट देंगे और वो चीजें लगता है कि मैनेज नहीं हो रही, मिसमैनेज हो गई हैं। तो जब चीजें मिसमैनेज होने लगती हैं तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वहां पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली क्या हो रहा है, मिसमैनेज स्ट्रेस है। वी ऑल हैव स्ट्रेसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली तो बात ये है कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ही इंडिविजुअल टर्म है। इसको हम कहते हैं कि दो लोगों के साथ सेम चीज होती है। एक पर्सन जो है वो खुशी खुशी वापस आके कहता है कि वो अच्छा चलो अच्छा ही हुआ मेरी दोस्त ने मुझसे नाराज हो गई, क्योंकि मैं वैसे ही सोचती थी कि मुझे जान छुड़ानी है, वो ड्राइवर मतलब। लेकिन दूसरी पर्सन जो है वो हमेशा पूरी जिंदगी रोती रहती है कि भाई नहीं क्यों ऐसा हुआ, मैंने तो कुछ गलती किया था, उन्होंने क्यों ऐसा किया, मैं क्या करूं। और लोग है ना परेशानी स्ट्रेस में और डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल। लेकिन ये है कि हमें जो है वो स्ट्रेस को देखना है और उसको मैनेज करना है बाय चेंजिंग अवर थॉट्स। ठीक है। सेम लाइक दिस, एंजाइटी क्या चीज है? एंजाइटी डर है। हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि ओ अगर मैं ये नहीं आज अम्मी का ख्याल करूंगी या मैं जल्दी नहीं पहुंची, पता नहीं क्या हो जाए, या फिर बच्चे को ये प्रॉब्लम है आगे पता नहीं और कितनी बढ़ जाएगी। तो ये जो डर है, एंजाइटी है, इसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है और इसको समझना और अपने आप को रिलैक्स करना। इसके अगर कुछ लोगों को ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाए तो उसमें बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स की हिस्ट्री कई दफा आती है जिसमें हार्ट पल्पिटेशन ज्यादा हो जाती हैं। ऑल्सो जो स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों है हमारे, ये हमारी फिजिकल हेल्थ में डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करता है, हमारी लंग्स पे असर करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, मस्कुलर पेन्स, बोन्स की, हेडेक सबसे ज्यादा जो माइग्रेन्स हम सुनते हैं। तो प्लीज प्लीज इसको मैनेजिंग होना चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कीजिए। टेकिंग ब्रेक्स एंड एंगेजिंग इन हॉबीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को लर्न कीजिए किसी फ्रेंड्स के साथ बैठ के, इसी तरह से जिस तरह अभी ये इकना सिस्टर्स ने अरेंज किया, आप इनको भी बिल्कुल फीडबैक दे सकते हैं कि प्लीज इकना सिस्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू करें इस तरह के सेशंस अरेंज करना, ताकि आपको आप फर्दर हम डिग डीप कर सकते हैं और टॉपिक्स के अंदर। तो हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज मैं तो साइकोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ सीक द थेरेपी, बिकॉज थेरेपी नेवर फेल्स। मैंने किसी केस में भी थेरेपी को फेल होते नहीं देखा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सोशल। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो केयर गिवर्स होते हैं हम देखते हैं कि वो सोशली आइसोलेट होते जाते हैं। धीरे 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 फ्रेंड से मिलना कम हो गया। स्पेशल नीड का बच्चा अगर कोई, तो वो तो एक और प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन नॉलेज कि स्पेशल नीड्स क्या है, तो फैमिली और फ्रेंड्स ही कट कर देते हैं कई दफा, उनको इस चीज की समझ नहीं है। तो ये है। और लेकिन अगर उधर से आया तो भी गलत है, इसमें भी हमें एज ए कम्युनिटी देखना है। और अगर इस तरफ से आया कि भाई मैं खुद ही इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी हूँ केयर गिविंग में कि मुझे टाइम ही नहीं मैं दे पा रही अपने आप को भी और अपनी फ्रेंड्स को भी, और बाहर निकलना बंद हो गया है, कोई पर्सनल टाइम नहीं है, तो ये चीज जो है ये बहुत डिफिकल्ट होती है और ये हिट करती है लोगों को। क्योंकि जब आप आइसोलेशन में हैं, आप अकेले हैं, आप फ्रेंड्स से मिलते जुलते नहीं है, हम सोशल एनिमल्स है ना, हम ह्यूमन बींग्स कौन है, तो हम जितना आइसोलेट करते हैं अपने आप को, हमारी मेंटल हेल्थ इससे इफेक्ट होती है। और जितना हम अपने सोशल ग्रुप से, अपनी फ्रेंड्स से, इस तरह की कम्युनिटी के जो अदारे हैं इनसे जुड़े रहते हैं तो हम बेटर रहते हैं, क्योंकि हम सीखते हैं एक दूसरे से।
हमें पता चलता है कि हाँ कैसे कर सकते हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना सोशलाइजेशन में, मैं ये कहना चाहूंगी कि कम्युनिटी की तो हमारे पास सपोर्ट होती है जिस तरह मैंने जो प्रोग्राम्स बताए हैं, लेकिन जो आपके सोशल कनेक्शंस हैं, जिस तरह आपकी फ्रेंड्स हैं अच्छी या आपके नेबर्स हैं, कई दफा उनको पता होता है आपकी सिचुएशन का, और वो जो अच्छे वेल विशर हैं वो आपकी मदद भी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी से मदद नहीं लेना चाह रहे, खुद ही अंदर घुट के वो करना चाह रहे हैं काम अकेले में। प्लीज ऐसा ना कीजिए। Even if you're caregiver, you do need care, and it's okay to ask help. It's okay to say to someone कि भाई ठीक है, वो अगर आपकी उस पर्सन की केयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो कुछ और आपके लिए कर सकते हैं। तो जब भी जरूरत है डेलीकेट करना सीखिए। ठीक है, तो हम लास्ट स्लाइड्स पे आ गए हैं। माइंडसेट शिफ्ट हमें चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ आई मस्ट डू इट ऑल, I deserve care too. Self-care is selfish? No. Self-care, if I do, it will sustain the care. Otherwise, you'll not be able to continue caring and आपका अपना emotional breakdown होगा. The other thing is, if your brain is telling you, I am alone, no. You need to tell your brain, we are all in this together. And you need to connect with the support system. तो की टेक अवे हमारा आज का यही है कि केयरिंग फॉर योरसेल्फ इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। इंडीड इट अलाउज यू टू केयर विद कंपैशन, clarity and strength, because what caregivers need to build is compassion, clarity and strength. When caregivers have compassion, clarity and strength, they feel good. So this is something, these are the three words I want you to, focus on and understand कि किस तरह से आपको अपने ऊपर भी compassionate होना है, loving yourself, understanding and also having that self talk कि हाँ मैं कर रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको इस होमवर्क के साथ जो है ये एक्टिविटी खत्म करती हूँ कि हमें सबको जो है ना one small act of self care which you can commit to this week. हर वीक एक जो आपका है ना सेल्फ केयर का एक्शन, उसको आज हम लेके जो है ये इसको खत्म करेंगे कि आपने ये करना है कि हाँ इस वीक मैं अपने लिए ये करूंगी। It will be very difficult if you are not doing it from long time. You might feel कि अरे ये तो बहुत मुश्किल होमवर्क दे दिया किरण ने, लेकिन प्लीज इसको देखिए, इसको समझिए और इसको जो है वो आप ख्याल कीजिए। ओके, रिसोर्सेज की तरफ मैं आ गई हूँ। ये हमारे पास जो है वो मेंटल हेल्थ कमीशन कनाडा है, उनकी वेबसाइट, और एंजाइटी कनाडा पे बहुत अच्छी जो है वो वीडियोस भी हैं, स्ट्रेटजीज भी हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि इनको देखें आप लोग। और जरूरी नहीं होता कि खुद को एंजाइटी हो रही है तो ही, अगर मुझे नहीं है तो मुझे एजुकेट करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। इट्स इम्पॉर्टेंट जब हम कनाडा में हैं तो हम जो है वो इस चीजों से अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि हो सकता है मुझे नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर को नहीं है, किसी फ्रेंड को जरूरत पड़ जाए वो पूछने। ठीक है, सीनियर्स के लिए कुछ रिसोर्सेज है मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो आप इनके क्लिप्स ले सकते हैं। मैं हॉस्पाइस पायलेटिव केयर के बारे में भी बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई टर्मिनल इलनेस है और कुछ लोग हैं जो अपने एल्डरली स्पाउस का ख्याल कर रहे हैं और वो लग रहा है कि उनकी सिचुएशन बहुत ही डिक्लाइन की तरफ जा रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स डिमेंशिया की कुछ लास्ट स्टेजेस चल रही हैं, तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। हमने देखा है जिन लोगों ने उनकी सर्विस ली है। आई हैव अ फ्रेंड आल्सो हु इज वर्किंग हियर लॉन्ग टाइम। तो ये है कि ये लोग थेरेपी भी करते हैं, ये आपको आके बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज भी बताते हैं कि कैसे जो है वो घर में ख्याल करना है। और जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ भाई someone who is on terminal illness के चलो हो सकता है कि ये इनकी 6 महीने की जिंदगी 8 महीने की कुछ है, कई दफा डॉक्टर्स ऐसा नहीं कहते, लेकिन ये है कि कई दफा ये होता है कि मैंने
लोगों से सुना है कि जिस तरह डिमेंशिया की कोई लास्ट स्टेजेस पे हैं तो ये लोग सर्विस ऑफर कर देते हैं. आफ्टर 6 months दे क्लोज द फाइल, यू स्टिल हैव योर लव्ड वन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ये कि आपको पूरी वो एक आफ्टर डेथ की केयर का भी बता देते हैं. यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, कैसे जो है वो कहाँ पे जाके आफ्टर डेथ जो भी चीजें करनी है, पेपर वर्क एंड एवरीथिंग, एंड इट्स गुड दे एजुकेट देमसेल्फ. और फिर ये है कि अगर आपका लव्ड वन दे आर स्टिल अलाइव तो फिर आप दोबारा इस सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट दिस इज फॉर वेरी क्रिटिकल कंडीशन, जहाँ कोई कैंसर की लास्ट स्टेज है, टर्मिनल इलनेस है, या फिर ये लास्ट स्टेज डिमेंशिया हो गई या कुछ भी इस तरह की ना. बाकी हमारी कम्युनिटी की ये रिसोर्सेज हैं. रिमेंबर, आपको कोई भी ऑन्टेरियो में कभी भी हेल्प की जरूरत है, वो मेंटल हेल्थ है, वो ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं, कुछ भी हैं, तो 211 का नंबर जो है वो हेल्पलाइन का नंबर है, विच मीन्स कि डायरेक्टरी जैसे होती है. आप उनको कॉल करके हमेशा बता सकते हैं कि दिस इज माय पोस्टल कोड एंड आई एम लुकिंग सर्विसेज क्लोज टू माय होम फॉर माय स्पाउस, माय सेल्फ, चाइल्ड. वो आपको कनेक्ट कर देंगे. गवर्नमेंट की सर्विसेज सिर्फ इनके पास होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. ठीक है. फिर हमारे पास अल्जाइमर सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका. और मील्स ऑन द व्हील्स के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये सीनियर्स के लिए ज्यादा नहीं यूज किया जाता. लेकिन अगर कोई सारे फैमिली मेंबर जॉब पे हैं और उनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपके साथ सेम घर में रह रहे हैं, हो सकता है कहीं अलहदा किसी घर में कहीं जगह रह रहे हैं, तो इसमें इसको कंसिडर करना चाहिए. और इनकी अच्छी सर्विसेज होती हैं, और ये है कि हेल्दी फूड ऑन टाइम जो है ये लोग डिलीवर कर देते हैं. तो मैं ऐसा करती हूँ कि स्लाइड अब बंद करते हैं और आपके क्वेश्चंस लेते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे भेजा है आलिया बहन आपने, जो केयर गिवर्स हैं, reduce stress in situation when patient, spouse, elderly parent who is sick, dementia is having their yeah. So dementia जो है इसके लिए मैंने पहले यही बात की कि dementia जो है इसको हमें समझना बहुत जरूरी है. ये मेमोरी इश्यू नहीं है सिर्फ. इसको हम मेमोरी का जब इश्यू कहते हैं तो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि किस तरह का उनका ब्रेन डिक्लाइन हो रहा है, क्या चीजें वो भूल रहे हैं. ब्रेन की हिस्से जब कुछ डेड होते हैं तो फिजिकल जो है हेल्थ में उसमें प्रॉब्लम आती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है. दवाई अगर वो खुद लेते थे पहले, इंडिपेंडेंट है, अब हो सकता है कि वो भूल जाएं दवाई लेना या 2-2 दफा दवाई ले लें. तो इसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको दी जाती हैं. कई दफा तो वो पिल्स जो है, आपको पता है कि यहाँ पे सीनियर्स के लिए वो अलहदा से डिस्पेंस उसमें रख के दे देते हैं कि आपने उतनी ही देनी है. अगर इतनी ज्यादा बुरी नहीं है डिमेंशिया की कंडीशन, तो वो तभी हम पेशेंट्स को सिखाते हैं कि भाई आपने जो दवाई ले ली है उसको अपसाइड डाउन करके रख लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये वाली टैबलेट ले ली थी. क्योंकि ये है कि वो इमीडिएट मेमोरी जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं. इसमें सबसे ज्यादा ये चीज है कि पास्ट में क्योंकि हमें पता है जाते हैं तो वो जिद करते हैं कि हमें अच्छा जिस तरह लेट्स से कि अपने घर जाना है या हमें वहां ले जाओ, या फिर मेरी बहन और पूरा दिन बहन के बारे में बात. तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि एक हिस्सा उनका ब्रेन का बंद है और कुछ तो चल रहा है, तो जब वो बात करें, किसी चीज की जिद करें या ड्राइव करने के लिए कह रही हैं, सीनियर पेरेंट हैं आपके, तो मतलब उनसे बात कीजिए बैठ के, और आपको आराम से उनको रीडायरेक्ट करना है अगर ये वाला बिहेवियर आ रहा है ना, कि जैसे कि अच्छा ठीक है आप जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया, किसको मिलेंगे, किससे बात करना चाहते हैं, अच्छा क्या करते थे वहां आप जब होते थे, अच्छा तो आपकी बहन भाई आपके साथ कहाँ खेलते थे आप लोग, कहाँ पढ़े. तो वो ये होता है कि एक थोड़े टाइम के लिए वो ब्रेन का एक हिस्सा जो ओपन हुआ है और उसमें कोई मेमोरी आ गई है पास्ट की, तो वो स्टक होती है, और फिर वो उससे आप उनको थोड़ा नेविगेट करा के रिलैक्स कर सकते हैं. तो ये सारी स्ट्रेटजीज जब तक आप कम्युनिटी के प्रोग्राम्स से नहीं जुड़ेंगे तो फिर आपको अकेले में नहीं कई दफा समझ आती हैं और वो परेशानी का सबब बन जाती है. ठीक है जी. और क्वेश्चन आंसर हमारे पास आए हैं. टेम्पर टेंट्रम के बारे में क्वेश्चन आंसर आए. हाँ,
तो टेम्पर टेंट्रम जो है इसकी बहुत लेंथी स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि देखिए टेम्पर टेंट्रम की एक सीधी स्ट्रेटजी ये है कि जो भी बिहेवियर बच्चों के हैं जिस पे पेरेंट अटेंशन दे रहे हैं वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि किरण क्या बता रही है देखें, अगर उसका एक पहली दफा टेंट्रम आया और बच्चे ने ये देखा कि इस टाइम पे तो अम्मी अब्बू दोनों एट योर सर्विस जिसना कहते हैं ना, हाजिर हैं, कि अब क्योंकि सारी बात है, अब आप मॉल में जा रहे हैं, बच्चा जो है वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। ये लोग भी फिर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई बच्चे को टाइम देना है, तो आपने उस बिहेवियर को अटेंशन दी ना। एक दफा आपने अटेंशन दी, वो बिहेवियर बार बार आएगा। ये सिंपल जो है ना वो एक रूल मैं आपको बताती हूँ। तो आपने सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि जब इस तरह की चीज बच्चे कर रहे हैं, तो पहली बात तो मैं मदर से कहती हूँ कि उस टाइम पे अगर तो आप घर में हैं और सेफ्टी है, ठीक है, कोई खतरा नहीं है कि बच्चे की सेफ्टी या कोई चीज ऐसी पास है कि वो अपने आप को मतलब उसको कुछ कर देगा या उसे चोट लग जाएगी, तो आप बिल्कुल, अगर उसको लगा है कि आपने नहीं देखा, आप उधर से बिल्कुल हट ही जाएं कि जैसे आपने देखा ही नहीं है। You don't need to correct that behavior. The more you will be indifferent towards that behavior and you're not giving attention to that behavior will go away by itself. कई दफा पेरेंट्स उस कंडीशन में बच्चों को लेके आते हैं जबकि वो बिहेवियर काफी स्ट्रांग हो चुका होता है, फिर उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। लेकिन आप पहली फर्स्ट जो है इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं इससे जो है वो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम रुबीना नवाज है। तो ये डिमेंशिया का आप कह रहे हैं ना, मैंने अपनी मदर इन लॉ का 4-5 ईयर उनके साथ रही हूँ। तो वो 80 ईयर की फौत हुई हैं। तो उनके साथ था, तो वो डॉक्टर ने और जो नर्स टीम हमारे घर आई थी उन्होंने मुझे बताया कि जब वो बाज़ दफ़ा ये भूल जाती थी कि वो कनाडा में है ना, वो समझती थी कि वो ना इंडिया में है ना, कि पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले वो वहाँ पे ऐसे होता था। तो मुझे अपनी वो सिस्टर इन लॉ बताती थी ये। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुछ नहीं कहना, उनका बस ब्रेन डाइवर्ट करना है ना, उनको कोई नहीं करना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो फिर मैं ऐसा करती थी, कभी वो कहती मुझे तूने आज सारा दिन खाना नहीं दिया ना, तो मैं उनको एप्पल कहती चले आप एप्पल खा लें, मैं अभी आपको पका के देती हूँ। तो कहती किस तरह उनके साथ ना तहम्मुल से प्यार से डील करें। तो फिर वो तो बाद दफा दरवाजा खोल के ना बाहर चली जाती थी अचानक ही ना। हेलो जी जी बिल्कुल रुबीना बहन, बहुत शुक्रिया, आपने देखी कितनी अच्छी टिप्स बताई। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यही बिल्कुल है कि उनको कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ पे है आपने उधर से ही उनको लेना है। वो आपको कह रही है कि खाना नहीं दिया, तो आपके नहीं भाई खाना तो दिया था, क्योंकि बिकॉज उनका वो ब्रेन का हिस्सा डेड है, वो मेमोरी जो है वो चली गई है। अब अगर आप कन्फ्रंट करेंगे तो फिर ज्यादा बड़ा रिएक्शन आता है, क्योंकि वो कि नहीं मैंने तो नहीं कहा, तुमने गलत किया, तुम कभी नहीं देती है ना, फिर वो और आर्ग्यूमेंट एंग्री हो जाते हैं फिर ज्यादा। हाँ, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपकी मेमोरी से वो चीज चली गई है और कोई आपको बार बार कह रहा है, तो आप कितना अपसेट होंगे ना। तो ये कंडीशन हमें समझने की जरूरत है कि वो क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज देखें, मैं एक फाइन मॉर्निंग सुबह उठूं और आप मुझे आके कहें कि नहीं भाई किरण कल हम ये कर रहे थे और मुझे याद ही ना हो, तो क्या होगी मेरी हालत है, मैं चिड़चिड़ी भी होंगी, गुस्सा भी होगी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, इल्जाम लगा रही हो, क्या हो गया। तो ये चीज इसको समझना बहुत जरूरी जी। और उनको ब्रीदिंग का जैसे आप बता रहे हैं कि ब्रीदिंग करनी चाहिए केयर गिवर को भी और उनको भी। तो वो मेरा बेटा स्कूल जाता था, तो वहाँ पे टीचर ने ना प्ले स्कूल में उनको बताते थे, तो वो कहते थे स्मेल द रोजेस ब्लो द कैंडल्स। तो वो ना ग्रामा को भी वैसे बताता था, तो वो फिर ग्रामा भी करती थी, हम सब मिलके करते थे ना। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा उनके लिए महसूस करती थी ना। तो वो बच्चे के साथ भी हम सब मिलके ना, तो ये मुझे भी बहुत आइडिया अच्छा लगा। अभी भी कभी मैं स्ट्रेस आउट हूँ तो मैं यही बच्चों के साथ कहती हूँ, स्मेल द रोजेस ब्लो द कैंडल। तो वो एक बच्चा और कैंडल्स बढ़ाती जाएं रुबीना जी, पता है कैंडल्स जो है वो बढ़ाती जाएं।
जैसे समझे कि भाई अब ये मेरे पास केक है और मतलब उसके ऊपर 10 कैंडल्स लगी हैं, 15 लगी, 20। तो कई दफा मैं जब कराती हूँ थेरेपी में तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ओ नहीं एक कैंडल रहेगी, तो आपने ब्लो करना शुरू किया, आप एक तरफ से आप सांस। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा जितना आप निकालेंगे उतना बेहतर होगा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। है बताइए। मैं सवाल है कि जैसे अगर हमारी फैमिली में यानी स्पाउस जो है अगर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं तो जाहिर बात है वो एक बर्डन फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली हर तरह का आ जाता है। तो उस सिचुएशन में जब हम यहाँ पे रह रहे होते हैं तो हमें चलो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट की तो ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन वो क्रॉनिक इलनेस है, वो 100% क्योरेबल नहीं है, और फिर अप्स एंड डाउन्स, कभी हॉस्पिटलाइजेशन, कभी पुलिस, कभी ये वो चल रहा है साथ साथ। तो इस सिचुएशन में हमें नॉन मुस्लिम तो मतलब उस तरह के ग्रुप्स ऑफर हो रहे होते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम उधर नहीं जाना चाहते या हमें लगता है कि उनकी जो टेक्निक्स हैं वो म्यूजिक और कामिंग और उस तरफ वो लेके जा रहे हैं, तो हमें ऐसे मुस्लिम कोई ग्रुप सेशंस या कुछ इस तरह के रिसोर्सेज होंगे केयर गिवर्स के लिए जिनकी फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर्स या स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा है, और जाहिर बात है ये तो बहुत ही लाइफ लॉन्ग सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें बंदा क्योंकि फिर एक वक्त आता है कि स्पाउस भी जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे और इन सारी चीज़ों पे कि मतलब आपकी फैमिली वाकई ऑलरेडी आपको ऐसे लगता है जैसे सब आपको छोड़ चुके हैं, ना इन लॉज देख रहे हैं, ना पेरेंट्स को पता है, ना किसी दूसरी दुनिया में हम रह रहे हैं और अकेले रह रहे हैं। तो वो जो एक सिचुएशन होती है उसमें हमें कोई ऐसे रिसोर्सेज आपके उसमें हो मुस्लिम उसमें कि हम उनको कांटेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहन सही कहा है कि जितनी भी स्किज़ोफ्रेनिया या फिर क्रॉनिक हैं, इवन अब डिमेंशिया भी हमारे यहाँ पहले तो बहुत कम हम सुन रहे थे, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए है कि यहाँ पे हम कल्चरली और रिलीजियस वाइज जो हैं ये हम इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो शुरू करें। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी केयर के नाम से फाउंडेशन आती है, मुस्लिम कम्युनिटी केयर फाउंडेशन, ठीक है, आप उसको देखिएगा, ठीक है, और इनसे पता कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें असल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और मैं सारी जितनी भी हमारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कम्युनिटी केयर वाले हैं, बिल्कुल मैं कहूँगी कि आप सब जो हैं वो इस पे ये जब अगर आप जाते हैं, देखें मस्जिद जाते हैं कहीं भी, तो आप ये पॉइंट बोलते हैं तो बिल्कुल मस्जिद वाले इन रिसोर्सेज पे काम करते हैं। हमारे यहाँ ओंटारियो में तो थोड़े अब शुरू हो गए हैं मॉस्क में, और इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, तो इस तरह के केयर सर्कल्स जो हैं वो बच्चों के टेक्नोलॉजी यूज पे शुरू हुए हैं, डाइवोर्स रेट पे शुरू हुए हैं। लेकिन आप सही कह रही हैं क्योंकि अभी अवेयरनेस कम है, और जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो कंडीशंस हैं उसके लिए इस टाइम पे नहीं है, और होने चाहिए बिल्कुल। और ये आप जैसी बहन जो है ना, आप ही इनिशिएटिव लेंगी और कम्युनिटी में आप पता करेंगी, पास मॉस्क में जाके कहीं पे भी, और इनकरेज करें कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हों। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसपे हमें मिल के काम करना है, वो ये है कि स्टिग्मा। क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताती हूँ कि कितने सारी ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो फुली ऑटिज्म से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते उन कन्वर्सेशंस में, या फिर वो ओपन अप होके आके बताना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की ये कंडीशन थी, क्योंकि हम इतना स्टिग्मेटाइज करते हैं कि ओहो इनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। हमें पहले सिस्टर ये तो स्टिग्मा टू बी ऑनेस्टली मतलब इतना मेरा लाइफ टाइम गुजर गया 20 साल या जो भी, तो वो उस स्टिग्मा हम उसको अपने में से नहीं निकाल सक रहे होते। हमें है, मैं इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ कि स्टिग्मा है, स्टिल बहुत ओवरकम किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं फ्रीली ओपन नहीं किसी को बता सकती कि क्या है, तो ये हमसे नहीं निकलती ये चीज। और फिर मुझे कुछ फैमिलीज का ऐसे होता है कि हाँ शायद इनके घर में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन हम उनसे भी ओपन अप नहीं हो रहे होते, वो हमसे नहीं हो रही होती, तो हम हर कोई अपने अपने गम में ही बस गुजर रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इसमें जो नॉन मुस्लिम है हमारे इर्द गिर्द वो बिल्कुल वेल सपोर्टेड है,
क्योंकि वो लोग पेरेंट्स का, या फिर आप मतलब वीक में एक दफा एक जगह इकट्ठे होकर, जिस तरह हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो आप अपने चैलेंजेस बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो ये इस तरह के बिल्कुल बनने चाहिए सर्कल्स, और इस पे काम होने की जरूरत है। एक चीज जो है जो जरूरी मैं आपको कहूंगी, जिस तरह आपने क्योंकि कहा कनेक्शन का, तो बिल्कुल आपके करीब जो भी मुस्लिम एसोसिएशंस हैं, मॉस्क हैं, आप उनको पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी रिलीजन से रिलेटेड जगह हैं उन पे इस चीज की अवेयरनेस दी जाए। जो भी हैंडफुल हम थेरेपिस्ट भी हैं जो इसमें हैं फील्ड में, और हम वहाँ पे उनसे पूछते हैं रेगुलरली कि क्या आपकी इश्यूज चल रहे हैं। अब उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की फंडिंग अप्लाई कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस है ना, और वो फंडिंग कई दफा होती है अवेलेबल, और वो फिर लिमिटेड जो भी टाइम के लिए वो फंडिंग मिली थोड़ी सी, तो वो कोई 5-6 जो है वो अरेंज कर सकते हैं, जिस तरह सेशंस कर लिए मिलके, तो वो बेनिफिट करेंगे आपको बहुत। आप सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं एक बात कहना चाही थी क्विकली। आपने जो ऑटिज्म का कहा, हमारी फैमिली में ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था बच्ची को, और क्योंकि अर्ली ऑन थेरेपी मिल गई तो शी इज नियरली नॉर्मल स्कूल में जाती है, थोड़ी बहुत है बातें, लेकिन यू टॉक आउट ऑफ इट। तो आपने बिल्कुल सही बात की कि इसका ट्रीटमेंट है। और एक मुझे बात सजेशन आ रहा था, आप बताएं इसके बारे में, कि सपोर्ट ग्रुप्स आपस के, यानी जो लोग किससे गुजर रहे हैं, फर्ज करें ऑटिज्म के पेरेंट्स हैं, फर्ज करें किसी डिमेंशिया के केयर गिवर्स हैं, अगर आपस में ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें ना तो भी एक दूसरे की सपोर्ट होती है। मुसलमान ऐसे ग्रुप्स बनाए, तो खवातीन बहुत निगलेक्टेड होती है, खवातीन ऐसे ग्रुप बनाए, सजेशन था मेरा। और मेरी जितनी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं फेथ बेस्ड करती हूँ, तो जो लोग हम जब रिलीजन से जुड़ के, अपने दीन से जुड़ के, अल्लाह पे हमें तवक्कल होता है, और उसमें जब हम लेके इस सब चीजों को चलते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेंथ है ना। देखिए, हमारा ईमान हमारी स्ट्रेंथ है, तो हमें इससे बहुत ज्यादा राहत भी मिलती है और एक ताकत कुव्वत भी मिलती है। तो बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल अच्छी सजेशन है कि इन फोरम्स पे इस पे काम होना चाहिए। और एक अलहदा से, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते ना नॉन मुस्लिम से, वही बात है कि कुछ चीजों में तो कर लेती, लेकिन एक घर की जो आप सिचुएशन बता रही हैं कि अब एक केयर गिवर मदर और वो मुस्लिम है, तो हमें कहीं पे तो हम एक बाउंड्री भी रखते हैं ना, कि हमारे दीन में ये भी है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो, ठीक है। और ये लोग तो जो स्ट्रेटेजी थोड़ी बताते हैं डिफरेंट हो रही थी, लेकिन ये है कि अब इसमें ये चीज भी ख्याल रखनी है हमें कि अगर पेरेंट के पास डिमेंशिया है, जिस तरह यहाँ से एक बहन ने बताया बहुत अच्छे से 1-2 स्ट्रेटेजी, तो यही चीज है कि आप जब वो लर्न कर लेते हैं, और आप सबसे पहले अपनी ख्याल, क्योंकि देखिए ये वो जो पॉइंट बना रही है वो यही है कि मैं खुद ब्रीथ मैंने किया, अपने आप को रिलैक्स किया, फिर ये समझा कि इसके बारे में मुझे जानना है कि इनको कैसे ख्याल करना है। तो अब उन्होंने, डॉक्टर ने समझा दिया कि हाँ भाई जो बता रही है उनको कन्फ्रंट ना करें। तो क्या है, वही जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है, कि हाँ भाई ठीक है, वो तो उनका तो ब्रेन का भी डेड हो गया, तो मुझे समझना है कि मुझे कैसे उनके साथ अब कम्युनिकेट करना है, खुद को रिलैक्स करके। ये नहीं है कि वो मुझे जो है वो गुस्सा कर रही है या पॉइंट आउट कर रही है किसी चीज में, नहीं, ये उनकी कंडीशन है, तो इसको समझना। माशाल्लाह बिल्कुल जी, थेरेपी बेस्ड कुरान पे ही होनी चाहिए हमारी। ये नेक्स्ट स्टेप नहीं है, ये ऑलवेज फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है, ये कि ये प्रोग्राम जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए भी है ना? हेलो जी जी बिल्कुल, डिसेबल के जो केयर गिवर्स हैं उनकी भी बात कर रहे हैं हम सर। मैं उनके उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रही हूँ कि जैसे डिसेबल पर्सन है, अगर कोई उसका रिटायरमेंट का प्लान है, पेंशन प्लान है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो केयर गिवर को करना पड़ रहा है, केयर गिवर अगर वाइफ है, तो उसके लिए कोई रिसोर्सेज हैं? अगर हों तो प्लीज बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। एज क्या है, और मतलब डिसेबिलिटी न्यू है, पहले की है, थोड़ा सा ये भी बताइए। डिसेबिलिटी आफ्टर एन एक्सीडेंट हुई है, तकरीबन 5 साल हो गए इस बात पर। और ये है कि उसमें जैसे वाइफ केयर गिवर है तो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी भी चाहिए, थोड़े फाइनेंशियल मैटर्स जो पहले जॉब करते थे उधर से यानी आ रहे हैं, तो कैसे रिटायरमेंट प्लान किया जाए, कैसे पेंशन का किया जाए, कैसे डिसेबिलिटी क्लेम की जाए, तो ये सारे मैटर्स जो हैं वो अभी तक
अंडर कंसिडरेशन है और मुकम्मल नहीं हो पाए, कोई मतलब वो नहीं हो पा रही है, मनी यानी हेल्प नहीं हो पा रही है इस सिलसिले में। जबकि ऐसा है कि वो करते हैं, जाहिर है कि सिटीजन तो हैं यहाँ के, और कैनेडियन सिटीजन होने की वजह से जो भी उनकी बनती है यानी मराहत तो वो तो मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि मालूमात नहीं है तो इस वजह से हो नहीं पा रहा है। अच्छा, तो कौन आपको कोई हेल्प कर रहा है, आप खुद ही कर रही हैं? नहीं, मैं खुद ही कर रही हूँ। हाँ, तो इसमें यही है कि देखिए, बिल्कुल कनाडा डिसेबिलिटी बेनिफिट प्लान्स होते हैं, यहाँ पे ओडीएसपी भी है और भी उसके साथ दूसरे हैं। अगर तो एक्सीडेंट वर्क प्लेस पे होता है तो फिर यहाँ पे WSI भी है, उनकी इंश्योरेंस कवरेज होती है और वो चलती है। अगर आउटसाइड वर्क है तो भी आपकी जो भी इंश्योरेंस आपने ली है तो वो चलेगी, और उसके अलावा गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी का प्रोग्राम लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी और मैटर्स भी हैं उसके साथ। तो इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप 2 चीजें कर सकती हैं। अगर तो आपको लगता है कि और कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं तो फिर आप लॉयर हायर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है, और लॉयर से पूछ लीजिए, एक मशवरा कर लीजिए कि आपके केस में क्या सिचुएशन है अभी तक। ठीक है, कि एक दफा ये होता है कि आप सही कह रही है कि राइट्स होते हैं, कभी वो डिले होती है चीजें और कभी आपको पता नहीं होती, तो उसकी वजह से वो मिस हो जाती हैं। तो इसमें हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज की वजह से तो आप ये कर सकती हैं। अदरवाइज दूसरा ये है कि अगर आप ओंटारियो में हैं तो 211 का नंबर मैंने आपको बताया, उनको कॉल करके कहें कि मुझे कोई सोशल वर्कर चाहिए, कि इस तरह मेरे हस्बैंड डिसेबिलिटी पे हैं, तो हम आई नीड टू एक्सप्लोर के क्या क्या चीजें मैंने कर ली हैं और क्या चीजें मुझे करनी है। तो वो कई दफा एक आपको केयर कोऑर्डिनेटर या केस वर्कर भी असाइन कर देते हैं इसमें, जो फैमिली को फुली गाइड करते हैं। फिर जी 211 वालों ने किया था, लेकिन ये कि वो इस पे ज्यादा काम नहीं कर पाए, खासतौर पे पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, या फाइनेंशियल मैटर है, पेंशन प्लान है, रिटायरमेंट का प्लान है, इन चीजों पे ज्यादा नहीं काम कर पाए वो लोग। और उन्होंने मतलब यही कहा है कि आप, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइवेट अकाउंटेंट हायर किए जाए ताकि वो तमाम यानी एस्पेक्ट से देखकर और जितनी भी फैसिलिटीज मिल सकती है वो ली जाए। और जाहिर है कि 5 ईयर्स से ये हो रहा है तो 5 साल पहले से जो हमारे एरियर्स बनते हैं वो भी मिलने चाहिए। तो ये सारी बात है। तो इस सिलसिले में नहीं, ये लीगल राइट है उनका, तो ये आपको लीगल वाले जो हैं वो इस पे हेल्प कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि कम्युनिटी लीगल एजुकेशन ऑफ ओंटारियो की एक वेबसाइट आती है, CLEO कम्युनिटी लीगल एजुकेशन ओंटारियो। ठीक है, उधर आप अपने आप को जो है वो पढ़िए और अपने आप को एजुकेट कीजिए। उनको आप कॉल करके जो है वो फ्री कंसल्टेशन भी कर सकती हैं कि ये कि क्या चीजें जो है वो लीगली कनाडा में रहते हुए इस एज में मेरे स्पाउस की ये डिसेबिलिटी है, तो इनके क्या राइट्स हैं और मुझे एज ए फैमिली मेंबर क्या करना है। ठीक है, तो आपको हाँ जी बिल्कुल, वो आपको फिर जो है वो लोकल उससे कर देंगे कनेक्ट कहीं से। तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपको कहीं पे कनेक्ट कर देंगे। और अगर आप अगर नहीं हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि कई दफा वो बिजी भी होते हैं, होपफुली कर पाएंगे, नहीं तो फिर 211 वालों से आप, कोई लीगल क्लिनिक हो रहे होते हैं हर जगह पे कम्युनिटी सेंटर्स में। जी मैंने अटेंड किया था। वो नहीं, आप 1-on-1 अपॉइंटमेंट बनाए उनके साथ। बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप बच्चे जो जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं बड़े, एक आध कोई छोटा होता है जो कि टीनेजर होता है, मदर्स की एज उस वक्त तक 50 क्रॉस कर गई होती है छोटों के लिए, तो उनके भी टीनेज चल रही होती है, उसमें आपने अपना स्ट्रेस और गुस्सा मैनेजमेंट जो होती है उसके लिए कोई आप मुझे वेबसाइट या कोई ऐसी चीज बता सकते हैं कि वो सफर ना करे बच्चा और मदर भी उसको आराम से हैंडल कर ले, जब उसकी अपनी हेल्थ भी वो ओल्ड एज की तरफ जा रही होती है और उस तरह से एनर्जेटिक नहीं होती। तो ये जो एक रिफ्ट क्रिएट होती है उस बच्चे, टीनेजर और मदर के ओल्ड एज के, उसके अंदर उस चीज को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए कोई हेल्पिंग वेबसाइट या कोई चीज ऐसी जिसको स्टडी कर लिया जाए। मदर्स एजुकेटेड हैं वो, मतलब डबल मास्टर्स, ये वो टीचर सारा कुछ, लेकिन ये कि एक जैसे होता है ना बॉडी एग्जॉस्टेड,
स्टेज में चली गई होती हैं, तो उस वक्त बच्चे का तो नहीं कोई कसूर होता, लेकिन बच्चे को उस तरह ही की केयर मिले जैसे कि बड़ों को मिली, और वो सफर ना करे कहीं दोनों, उसमें मुझे गाइडलाइन चाहिए थी। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। पहली बात तो ये है कि जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप एक एज हिट कर रहे हैं 55 60 व्हाटएवर, तो उनको खुद से तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक एहसास होता है हमेशा कि मेरी मदर जो है वो एजिंग की तरफ हैं, तो मुझे उनका ख्याल करना है, ठीक है ना। बड़े बहन भाइयों से ये एक वैल्यू जो है वो घर में आनी चाहिए। जब घर की वैल्यूज में प्रॉब्लम होती हैं या घर के कुछ लोग जो हैं उस मदर का ख्याल नहीं कर रहे, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आती है कि देखिए, क्योंकि इस्लाम एक रुतबा देता है ना माँ को, ठीक है। अगर वहां पे वैल्यूज जो हैं वो उस मदर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही और वो हमेशा वही काम करती रहे और वही उसी ने सब कुछ देखना है और सबको खाना भी निकाल के देना है, फिर उसके पीछे भी बेटे के लगना है, तो इस जगह पे फिर ये इशू आता है। क्योंकि जाहिर बात है कि विद एज पोस्टमार्टम की तरफ अगर आपका जिस्म जा रहा है लेडी का एक, तो उसमें खतरा है कि है ना, एक इमोशनल पर बैलेंस नहीं रहता हमारे पास कई दफा, और वो इमोशनल बैलेंस, हाँ बिल्कुल, वो जल्दी हम लूज कर जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता कभी भी कि हाँ भाई मैं मेनोपॉज की तरफ जा रही हूँ और मेरे इमोशंस इरेगुलर हैं, तो इसलिए मैं जो है वो गुस्सा हो गई थी बच्चे पे। जी, वो तो चाइल्ड हैज नो कंसर्न विद दैट। हाँ बिल्कुल, वही ना, वो एक्सटर्नलाइजिंग जो मैंने आपको बात की। तो इस पे सबसे पहले तो वही बात है कि अगर हम खुद एज की तरफ जा रहे हैं और हमारे अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं है, या फिर कई दफा ये होता है कि क्योंकि बड़े बच्चों के भी फैमिली के इतने स्ट्रेसेस विद टाइम बढ़ते हैं ना, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि छोटे बच्चों के साथ एक और तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं तो एक और तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। मदर के लिए स्पेशली उसको हर चीज ख्याल करना है, बड़े बच्चों की भी, लेट से 2-3 बच्चों की शादी हो चुकी है, एक जिस तरह हाई स्कूल में है, तो हमें इस चीज का अपनी पहले हेल्थ का ख्याल करना है। और यही आज का हमारा था कि केयर गिवर्स जो है वो पहले अपनी केयर करें, क्योंकि अगर मैं इमोशनली स्टेबल, मुझे इमोशनली स्टेबल होना है और मुझे क्लोज अटैचमेंट चाहिए बच्चे से, मुझे फिजिकली उसके काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, रेजिंग इंडिपेंडेंट चाइल्ड इन कैनेडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम छोटे होते से ही हमें ग्रेड 2-3 से ही बच्चों को इंडिपेंडेंट बनना सीखना है कि कैसे वो अपने काम खुद कर सकते हैं, कैसे खाना टाइम पे ले सकते हैं, अपनी उनको लॉन्ड्री खुद करनी है। तो यही हमारी सबसे बड़ी जो है वो एज अ मदर एक वो होनी चाहिए, मेहनत और काविश। बिल्कुल जी, है ना। तो अगर वो खुद इंडिपेंडेंट है तो कल को जब यूनिवर्सिटी भी जाएगा तो उसके लिए इजी होगा। तो पहला वो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि अपने इमोशंस को काम करें, फिजिकल एक्सर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिकली आप अपने आप को एक्सर्ट करेंगी तो इमोशनली अपसेट होंगी, स्ट्रेस्ड होंगी। और उसको बच्चे को धीरे धीरे जो है वो स्किल सिखाएं। ये नहीं कि मैं एज हो रही हूँ इसलिए मैं नहीं तुम्हारे लिए कर सकती, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट हो और आपको अच्छे से ये काम करने आए। आप उसको थोड़ा थोड़ा किचन में सिखाएं कि वो कौन सी चीज अपने लिए कुक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें बताएं कैसे उन्होंने क्लीन करना है किचन को, एक एक चीज करके फोकस वन थिंग एट ए टाइम, और उनको एम्पावर करती जाएं। एम्पावर करने के लिए जो मदर्स के पास एक बेहतरीन जो मैं कहती हूँ वेपन है, वो हमेशा यही होता है कि अपने बेटे की, अपने बच्चों की, बच्चियों की तारीफ करें। राइट। बच्चे अपनी माँ के मुंह से जब तारीफ सुनते हैं, वो दिन में 20 चीजें रॉन्ग कर रहे हैं, एक हाफ चीज छोटी सी उसने करेक्ट किया नहीं भी की, आप एज्यूम करके उसको कहते हैं कि अरे अरे भाई वाह, आज तो आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, सामने से शूज उठा के साइड पे रख दिए थे, थैंक यू सो मच, स्माइल करते निकले हो। बिल्कुल, है ना, चाहे उसने हाँ। तो ये जो आपका क्लोज बॉन्ड है ना बच्चे के साथ, हम ये कहते हैं साइकोलॉजी में हमेशा क्लोज अटैचमेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। बच्चा आपके साथ अटैच होना चाहिए, बाहर कोई प्रॉब्लम हो बाहर वाले को ना बताए, आपको आके बताए। ये अटैचमेंट पे वर्क करना है हमें, एक अपने से अटैच करें बच्चे को, और दूसरा हमारा सबका बिल्कुल अवलीन जो होना चाहिए
मिशन अल्लाह वही है कि हाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। छोटा वाला मच बेटर देन एल्डर्स कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है माशाल्लाह, उसके अंदर चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है और वो वेल ट्रेंड हो गया। ये वाली जो आपने चीजें बताई ना कि उसको करने की आदत ज्यादा डाली, बड़ों के लिए भाग के करते थे, उसके लिए इतना नहीं किया, वो खुद करने लगी। लेकिन एक अपने अंदर एक दिमाग के अंदर चीज चल रही होती है, अच्छा ये ना निगलेक्ट हो जाए, ये ना डिस्टर्ब हो जाए, ये हमारे बाद इसका क्या होना है। बड़ों की ये जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। वो तो अल्लाह ताला को पता जिंदगी कितनी है, लेकिन उसको मतलब वो वैल्यूज के, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है 100% के ये ही होना चाहिए कि मतलब होता है हमारे जहनों में, लेकिन इतना नहीं होता। हम कहते हैं कि इसको किसी की जिम्मेदारी नहीं बनाना, कोई भाभी, कोई भाई, कोई बहन, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पेरेंट्स ही की जिम्मेदारी है। और आजकल टाइम भी उसी तरह का, बच्चे माशाल्लाह बड़े दीनी भी हैं माशाल्लाह, समझते हैं कुरान तफसीर सारी चीजें, लेकिन वो फिर भी जिम्मेदारी पेरेंट्स ही की है, या फिर अल्लाह ताला उसको स्टेबल रखे जो भी चीजें। तो मुझे वही आपकी ये बात से बहुत मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं कि उसी को ही ट्रेन करना है कि वो खुद अपने लिए सोचे, वो दाएं बाएं नहीं देखे अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चे को ही आपने पावर करना है। और कोई छोटी एज नहीं है। आप देखें वो बच्चे भी होते हैं दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं होते शुरू से ही, या किसी वजह से दुनिया छोड़ जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो वो बेशक ग्रेड 3-4 में होते हैं। आप बच्चे को ही एम्पावर करेंगी और वो उसके लिए बेहतरीन यही है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो खुद उसको जो है ये चीजें जो है वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खैर से आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं और उसको इनकरेज करती रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर मैमुना आप आ जाएं। जी आपा मेरा हो गया डन, थैंक यू। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। देखो मैं जे की बात ये पूछनी थी, जरा आउट ऑफ फेस सवाल है, लेकिन क्या इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो सकती है कैसे बच्चे कम से कम पैदा हों, या डिमेंशिया यहाँ पर ही ज्यादा अमेरिका में कनाडा में ज्यादा है या पाकिस्तान में कम, मैंने सुना है, उसकी भी क्या वजह है? जज़ाकल्लाह खैर बहन, आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है। और जितनी भी रिसर्च हो रही है इस टाइम पे वो हमें यही बता रही है कि ये स्ट्रेस है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर होता है, लेकिन जेनेटिक में ऐसा नहीं है कि वो जीन्स में। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज ख्याल रखना चाहिए कि लेट्स से कि मेरे पास जीन्स हैं, जैसे समझें कि हार्ट डिजीज की समझें, ठीक है। अब मैं ये हार्ट या डायबिटिक की जीन्स लेके पैदा हुई हूँ, मेरे अम्मी अब्बू को दोनों को था, ठीक है। तो अब मुझे ये समझना है कि अभी तक अगर मुझे नहीं हुआ या एक एज तक नहीं डायबिटीज हुई या हार्ट की प्रॉब्लम, तो मैंने कैसे अपने आप को बचाया गया, शायद वो एज फैक्टर था। मुझे जब तक मैं अपनी जीन्स, क्योंकि जीन्स जो है ना वो सोई रहती हैं, तो जब तक उन सोई हुई जीन्स को मैं नर्चर नहीं करती या उनको जगाती नहीं हूं तो वो उठती नहीं है। तो बेशक अगर मेरे माँ बाप के पास ये कंडीशन थी तो मुझ में नहीं आएगी अगर मैं उन जीन्स को नहीं जगा रही और मैं हेल्दी लाइफस्टाइल ले रही हूँ, मैं मीठा नहीं खा रही है ना, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये सेम एग्जांपल जो है वो अप्लाई होती है ये बच्चों की कंडीशन के लिए। पहली बात तो ये कि अगर फैमिली में जेनेटिक चल रहा है, कोई बहन भाइयों के बच्चों में या किसी में पहले आया है, बिल्कुल यहाँ में कनाडा में टेस्टिंग होती है, आप पहले डॉक्टर को बताइए कंसीव करने से और आप उसको तवज्जो कर सकते हैं, ठीक है, और प्रिवेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर नहीं है फैमिली में किसी में, तो फिर इसका मतलब है कि जो चीज हमें करनी है वो है स्ट्रेस से बचना। हम स्ट्रेस से नहीं बचाते अपने आप को कभी भी। यहाँ पे वैसे ही इन मुल्कों में स्ट्रेसर्स जो हैं वो हाई हैं। तो जब एक मदर की प्रेगनेंसी हुई है और वो सारा टाइम स्ट्रेस्ड हैं और उनको घर की भी फिक्र है, क्योंकि ये बहुत सारी इस पे रिसर्चेस हुई हैं, स्टडीज हुई हैं, जिससे ये प्रूव हुआ है कि जो जॉइंट फैमिली में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थी या जॉब की तरफ से कुछ स्ट्रेस था जब प्रेगनेंसी के दिन थे या उससे पहले, तो उन मदर्स के बाद में ज्यादा रिपोर्ट हुआ है कि इस तरह के केसेस आए हैं। तो स्ट्रेस से बचना, और हमारा जो कल्चर है एक जो हमें दीन भी सिखाता है कि जब एक जो लड़की है वो माँ बनने वाली है तो उसका ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का, उसको खुश रखा जाए। तो वही बात है ना, जब हम दीन से हटते हैं
तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये है कि बिल्कुल ये प्रिवेंटेबल है। तो इसमें ये दोनों चीजें मैंने आपको जेनेटिक का भी बता दिया और स्ट्रेस का भी बता दिया। अब जो आपकी तीसरी बात है कि पाकिस्तान में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अनडायग्नोज चली जाती हैं कई दफा कंडीशंस, तो ये पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ रहा है। तो हमारे पास ये कि डायग्नोज हो जाता है जल्दी, स्कूल में जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इस टाइम पे प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में कई दफा अनडायग्नोज चल जाता है, एक चीज हो सकती है। दूसरी ये कि हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, क्योंकि कनाडा में वही बात है कि अगर हस्बैंड बाप जो है बच्चे का ऑफिस चला गया और माँ घर के सारे काम कर रही है तो डिवाइसेस देके बिठा दिया। अब पाकिस्तान में ये है कि कोई नानी दादी घर में है तो ठीक है, बच्चे उनके साथ टाइम, क्योंकि इसमें ये भी होता है ऑटिज्म में कई दफा अनडायग्नोज शुरू में चला जाता है कि बच्चे डिवाइस पे बैठे हैं और वो इमोशनली अगर इंगेज ही नहीं हो रहे फैमिली से तो फिर पता ही नहीं चलता जल्दी, फिर जब स्कूल जाते हैं तो फिर वो डायग्नोज होने लग जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जो एक्सपर्ट्स इस टाइम बात कर रहे हैं, स्पेशली ऑटिज्म के हवाले से अगर मैं बात करूं, वो कह रही है कि अगर आपने इतने छोटे बच्चे को 1.5-2 साल के बच्चे के हाथ में डिवाइस चल रहा है और वो स्क्रॉल कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि लाइफ में वो स्किल्स ही नहीं सीख रहा कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे वो पेरेंट को रिस्पॉन्स करना है जब बच्चे 6 महीने के 8 महीने के होते हैं और माँ बाप और घर में 10 और फर्द होते हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं जिन फैमिलीज में है ना एक्सटेंडेड फैमिली साथ रह रही हैं, तो वो फिर बच्चे ने स्किल नहीं लर्न किया ना। तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ जेनेटिक फैक्टर लेके पैदा हो, वो फिर फुल ब्लूम पिक्चर आ गई। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रखिए, रिलैक्स रखिए अपने आप को, कुरान से जुड़िए, तवक्कल अल्लाह पे और हमेशा पॉजिटिव सोच। तो ये प्रिवेंशंस हैं सारी की सारी। और बाकी ये कि अगर आ जाता है तो फिर भी देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग जब स्टिग्मा की बात करते हैं, मैं एक बात हमेशा, और बड़ा मुझे डर भी आता है ये बात करते हुए, लेकिन ये हकीकत है कि अगर किसी मेरी दोस्त के पास बच्चा है जिसके पास ऑटिज्म है और या डिसेबिलिटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, हमें क्या गारंटी है कि हमारे पास जो नॉर्मल या हेल्दी बच्चे हैं वो कितना टाइम हेल्दी रहेंगे? किसी को कोई गारंटी नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से है ना। हेल्थ का इशू कोई गारंटी नहीं है कि कौन हेल्दी है वो कल को ना हेल्दी रहे, और जो बुरी हेल्थ में है उनकी अल्लाह ताला बेहतर कर दे। तो ये हमें देखना और समझना चाहिए। हम जो है ना जहालत में रह रहे हैं, अल्लाह खैर करे हमारे लिए। ठीक है बहन, और भी क्वेश्चन आया, हाउ टू हैंडल ट्रॉमा बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड एडल्ट चाइल्ड। हाँ जी, ये इसी तरह का एक क्वेश्चन वो आया हाई स्कूल का भी उस पे। तो इसमें ये है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग, अगर आप अपना माइक खोल के मुझे कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि व्हेन यू से ट्रॉमा बॉन्डिंग, क्या बैकग्राउंड है इसमें? या यहाँ पे आप टाइप करके बता दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर किरण। ट्रॉमा बॉन्डिंग इज लाइक इसके रेड फ्लैग्स होते हैं कि जैसे to be very defensive regarding your, like you have to copycat your mom in a very negative way, and to be very defensive whenever there is something wrong going on from her side, you are always defending that person. Or iske alawa bhi, like you cannot say no even if you are being mistreated or someone else is being mistreated. You cannot say no because you are not supposed to. That's how you have been trained to. You have been trained to see abnormal things as normal, and you're not able to figure out the difference between right and wrong. हाँ, इस स्पेसिफिक बच्चे की जिसकी आप बात कर रही हैं, उनमें कौन से सिम्टम्स हैं? जी, ये सब सिम्टम्स हैं। अच्छा, क्योंकि ये यूजुअली पावर इम्बैलेंस है ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, और अभी तक उन्होंने क्या सेल्फ हेल्प की है? कुछ उन्होंने स्टार्ट की है, थेरेपी स्टार्ट की है, कुछ किया है? अभी तक वो she is not even able to realize that it's a trauma bonding. It's very hard to make her understand that as well. हाँ, and what is the age of the child? Is he adult, around 30s, 40s? 25. Is he married now? Yeah.
क्योंकि ये होता है कि ये वाले जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली आफ्टर दे गेट मैरिड और फिर वो देखने में आपको जो है वो नजर आते हैं ना, क्योंकि आप हैरान हो जाते हैं कि नहीं, दे आर ओवर प्रोटेक्टिव टू दैट पर्सन because they feel that they have gone through the same trauma as the mom and they always keep protecting mom. अब ये है कि अगर तो थेरेपिस्ट कोई काम कर रहा है, मैं तो वो तो डिफरेंट तरीके से काम करेंगे. अगर उनकी क्योंकि जिनकी आपस में ट्रॉमा बॉन्डिंग चल रही है उनके लिए या तो वो खुद रियलाइज कर लें, ठीक है ना. नहीं तो हो रहा होगा पूरे. हाँ बहन, आप अपना माइक टर्न ऑफ कर लें सफिया. तो उसमें ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई फ्रेंड या उनकी जो भी वो है, उनकी वाइफ अगर इस चीज को कैप्चर करी है तो फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी. थोड़ा सा आप मुझे कॉन्टेक्स्ट देंगी कि अगर आप उनकी वाइफ के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रही हैं, कोई फ्रेंड है आपकी? जी फ्रेंड है. हाँ, तो उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी, क्योंकि ये क्या देखिए, उनको ये समझ लेना है कि इट इज पार्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ हस्बैंड. तो क्योंकि ट्रॉमा बॉन्डिंग है, ठीक है, हो सकता है कि पहले उनके दोनों पेरेंट्स के कोई इख्तलाफात हो जो कि दोनों ने साथ इकट्ठे गुजारे हैं. सो नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, हर हस्बैंड इज वेरी क्लोज टू मॉम एंड ही इज ओवर प्रोटेक्टिव टू मॉम. मॉम सही कह रही है तो भी वो ठीक है, वो गलत कह रही है तो भी वो ठीक है. तो उसमें अब आपकी जो फ्रेंड है उनकी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आई डोंट नो अगर वो सेम घर में रह रही हैं तो फिर और मुश्किल है. लेकिन ये समझना इस टाइम पे उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक सिचुएशन से गुजर रही है, पहली बात तो. दूसरा ये कि वो अपने रिलेशनशिप को कैसे बचाएं, क्योंकि जो ट्रॉमा बॉन्डिंग है इट शुड नॉट इम्पैक्ट हर एंड हर हस्बैंड रिलेशनशिप, क्योंकि दिस इज डिफरेंट than her relationship with her husband. So she should be, what I would recommend her is कि वो अपना relationship जो है अपने husband के साथ strong करें over the time. अपने husband के साथ जो है वो activities करें जो husband wife को करने की जरूरत है. कहीं पे जहाँ पे उनके husband उनको point out करें या mother की side ले रहे हैं कुछ, तो she has to be indifferent in that. अगर ब्लेमिंग आ रही है दैट्स डिफरेंट देन द स्ट्रेटजी, बट अगर उनको ब्लेमिंग नहीं हो रही तो शी नीड्स टू स्टे अवे फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग, बट इट विल टेक टाइम, इट विल गो अवे. आई डू रिकमेंड हर टू गेट seek therapy for herself. So we have to try to communicate with her, because even the mom is so insecure about the relationship between the husband and wife. She doesn't want that even to have a strong bonding between the husband and wife, because she gets very insecure. It means that she'll lose her control over her daughter. This is normal जो आप बता रही हैं ना जी. हाँ, लेकिन of course she wants to care, or she wants her daughter-in-law to be part of the family. ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो जो चीजें भी कर रही हैं और वो दोनों कर रहे हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहे हैं, बिकॉज ट्रॉमा हमेशा हमारा जो है ना वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे बैठता है. कॉन्शियस लेवल पे हमें अवेयरनेस ही नहीं होती उसकी कि हम क्या कर रहे हैं. और अगर कम्युनिकेशन से दी जाती, कैसे ये अवेयरनेस दी जाए? हाँ, तो यही मैं कहने लगी थी कि अगर उनकी वाइफ इस अवेयरनेस को, मतलब जो डॉटर इन लॉ है, अगर वो ये अवेयरनेस चाहती है तो शी हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक चीज जब कॉन्शियस लेवल पे है ही नहीं है ना, तो फिर उसको वो किस तरह से उनको हेल्प कर सकेंगी. तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम उनको बताते हैं ताकि कैसे वो उसको कॉन्शियस लेवल पे ला सकें. लेकिन मैं ये कहूंगी कि सबसे पहली चीज आपकी फ्रेंड के लिए जो जरूरी है वो ये है कि वो खुद अपना रिलेशनशिप हस्बैंड से क्लोज करें. Right. क्योंकि इस टाइम पे what I am hearing from you, he is in trauma bonding and he is more attached to mom still. Yeah, and it's just been 2 years of marriage. हाँ, तो अगर यहाँ से रिलेशनशिप और या तो बना नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दैट पास्ट ट्रॉमा कुछ भी, लेकिन शी हैज टू डॉटर इन लॉ हैज टू ब्रिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, तो उसको जरूर, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि भाई हमारी बच्ची हैं,
आई होप कि साइकोथेरेपी स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दें, हाई स्कूल में या कॉलेज में एटलीस्ट कोई कोर्स हो, क्योंकि आप वो साइकोथेरेपिस्ट नहीं होती, वो ट्रेन नहीं होती, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन एंड शी विल फील ऑकवर्ड. दिस विल बी वेरी हर्टफुल फॉर हर. Yeah, that's right. Okay, जज़ाकल्लाह खैर. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. अब टाइम हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है. एक सवाल और किसी बहन ने भेजा था, अगर आप उसका मुख्तसर जवाब दे दें तो उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे. तो गुप्ता बहन ने किया था कि हाउ टू हैंडल एन एडल्ट चाइल्ड विद क्रेजी प्लेयर ऑन टेक्नोलॉजी. अब ये देखिए कि टेक्नोलॉजी जो है ना कि एडिक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है. हम सब लेडीज के भी हाथ में सारा टाइम फोन होता है और हमारा ब्रेन जो है वो हमें उतरने नहीं देता फोन से. 2 मिनट फोन इधर उधर हो जाए तो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि भाई फोन कहाँ चला गया, फोन कहाँ चला गया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब टेक्नोलॉजी की एडिक्शन होती है तो ब्रेन में क्रेविंग्स होती है टेक्नोलॉजी के लिए. इट इज एक्चुअली मेंटल हेल्थ कंडीशन. घर पे मदर को बिल्कुल नहीं समझ आएगा कैसे करना है. कई दफा बच्चे जो हैं खुद आके जब थेरेपी में आते हैं मुझे कहते हैं कि और बहुत जल्दी नहीं कहते, थोड़ा टाइम के बाद कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी इशू है. क्योंकि आप देखिए अगर आपको एक एडिक्शन हो गई है, देखिए स्मोकिंग की एडिक्शन होती थी ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अंकल्स या घर वालों को, मीठे की एडिक्शन हो गई है कुछ खाने की, या जिन बहनों को मोबाइल से भी लग रहा है कि बहुत स्क्रॉल कर रही होती हैं, तो आपको कोई अगर मना करने की कोशिश करे तो आपको बुरा लगेगा. तो ये जो एज है उस बच्चे की, आप देखिए किसी तरह से उसको घर पे जो कन्विंसिंग जो आपकी हैं स्टेटमेंट्स वो यही हैं कि इनकरेज कीजिए कि जो बिहेवियर्स अच्छे हैं जिनमें आप उनको इन्वॉल्व कर सकती हैं, वो कोई बाहर क्लब्स में, मतलब ये जो होते हैं बच्चों के एक्टिविटीज होती हैं डिफरेंट, या स्कूलों कॉलेजों के बास्केटबॉल या इस तरह के स्पीच डिबेट क्लब, उसमें अगर वो जाना चाहते हैं इन चीजों में जा सकते हैं. तो दूसरी एक्टिविटीज की तरफ उनको इनकरेज करेंगी तो घर की स्ट्रेटजीज ये बनेंगी. लेकिन अगर आप उनको सिर्फ डिवाइस से मना कर रही हैं तो उसके लिए फिर कुछ भी इस टाइम पे थेरेपी चाहिए होगी, क्योंकि वो बच्चे को फिर खुद उस पर काम करना है. अभी वो ये सोच रहा है ना कि मुझे तो इसी में मजा आ रहा है. और ये टेक्नोलॉजी की जो एडिक्शन होती है इसकी क्रेविंग्स बहुत जल्दी बढ़ती है. इसको जल्दी देखना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए प्लीज. जज़ाकल्लाह खैर किरण बहन, इस मुफीद और मालूमाती प्रोग्राम के लिए, और फिर जो सवालात के जरिए से इल्म में इजाफा हुआ है वो एक उसके ऊपर अलग चीज है. तो अल्हम्दुलिल्लाह. एक छोटी सी बात कि वो आजकल बच्चे ना रेस्टोरेंट जाना चाह रहे हैं ना किसी घर जाना चाह रहे हैं. 7-8 साल के बच्चे भी बस हम घर में रहेंगे, हम घर में, ये मुंह चुराना हमारे जो कहते हैं, इसकी क्या वजह है? और छोटी सी बात जल्दी से बता दिए, मैं सॉरी लेट हो गया. जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बच्चे जो है वो अब चूंकि टेक्नोलॉजी के साथ इतना ज्यादा जुड़ गए ना, इसकी वजह से वो कहीं नहीं जाना चाह रहे. तो अगर हम उनको डिवाइसेस से हटाएंगे तो वो कुछ और एक्टिविटीज आएंगी उनकी जिंदगी में. तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और उस एक्टिविटी से शुरू करें जिसको वो एंजॉय करते हैं. इंशाल्लाह ताला इट विल गेट बेटर इंशाल्लाह. तो इकना सिस्टर सेंट्रल सोशल सर्विसेज की तरफ से हम आपके भी बहुत मशकूर हैं किरण बहन, और प्रोग्राम में शामिल तमाम बहनों के शुक्रगुजार हैं कि सबने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और वो शामिल रहे, सवालात किए और सुने और इसको अटेंड किया. तो अब प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम मज़ीद प्रोग्राम करते रहेंगे. तो जज़ाकल्लाह खैर सबका, जज़ाकुमुल्लाह खैर सबके लिए. और दुआ पढ़ लेते हैं हम. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.